अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार करिए। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों के अंदर बारिशों की वजह से शहर फैसलाबाद का हाल जो है वो काफी अबतर हो चुका था और सिवरेज सिस्टम काफी हद तक नाकाम हो चुका था। बहुत सारे शेबी इलाकों में जहां पानी खड़ा हुआ तो वहां पे बहुत सारे ऐसे हलके भी मौजूद थे जहां पे सीवरेज सिस्टम नाकाम होने की वजह से पानी जो है वो लोगों के घरों में दाखिल होना शुरू हो गया। ये नहीं कि वासा की जानब से कोई भी काम नहीं किया गया, तमाम तब वसाइल को ब्रुए कार लाते हुए जितना काम हो सकता था उनकी जानब से किया जा रहा था, लेकिन सूरत हाल अब इतनी बिगड़ चुकी थी शहर की कि उसको संभालना एक सिंगल अदारे का काम जो है वो नहीं हो सकता था। इसके लिए बहुत ज्यादा टीम वर्क और इसके साथ साथ मशीनरी चाहिए थी, लेकिन इसके लिए शहरी जो हैं वो शिकायत का अंबार लगाते हुए नजर आए। उनका गुस्सा जो है वो निकलता हुआ वासा पे भी नजर आया, वो गुस्सा निकलता हुआ एमपी एमएनए साहबान पे भी नजर आया। अब अगर समनाबाद के इलाके की बात की जाए, नसार कॉलोनी वहां पे मौजूद थी, उसके अंदर मुतलका एमपीए और एमएनए की तस्वीर जो है वो सिविल सिस्टम पे अवेजा करके बहुत अजीबोगरीब जुमले जो है उसके ऊपर लिखे गए और सोशल मीडिया पे खास तौर पे तनकीद का निशाना बनाया गया, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है आजकल कि आपकी आवाज कोई भी नहीं सुनता तो सोशल मीडिया पे आप चीज को डाल दें, लोग उसका फैसला करेंगे कितनी ये चीज सही है और कितनी गलत है। और सोशल मीडिया का ये इस्तेमाल समनाबाद और नसार कॉलोनी वाले इलाके के अंदर सिवरेज सिस्टम के मसाइल को लेके किया गया, जिसके बाद वो सोशल मीडिया पे इस कदर वायरल हुए कि लोग जो है वो तनकीद दर तनकीद करना शुरू हो गए। अब एक तरह से अगर देखा जाए तो एथिकली गलत भी है ये चीज कि किसी की आप तस्वीर जो है वो गटरों के ऊपर अवेजा करे तो ये एथिकली एक बुरी चीज समझी जाती है। लेकिन वहां के रहायशियों का ये कहना था कि उन्होंने अपनी वोट की ताकत इन मुतलका एमपी एमएनए को दे के जो सीटें हैं उनके ऊपर विराजमान इनको किया है ताकि ये अवाम के मसले हल करें। लेकिन जिस तरह से मसले जन्म ले चुके हैं उस इलाके के अंदर, कोई भी एमपी एमएनए वहां पे दाखिल नहीं हो रहा और वासा को भी कई दफा उन्होंने शिकायत की है कि यहां पे आके मसाइल को हल किया जाए, लेकिन कोई भी सुनवाई उनकी नहीं हो रही। इस चीज से मुतल्लिक आज हमने गुफ्तगू करने के लिए बड़े ही अहम गेस्ट हैं जिनको आज बुला रखा है। हमारे साथ शेख शाहिद मौजूद होंगे जो कि वासा के वाइस चेयरमैन हैं, और उनके साथ साथ रमजान मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं सिटी 41 के, और वासा और डीसी ऑफिस समेत मुख्तलिफ अदारों के मामलात को बड़ी गहरी नजर से देखते हैं। तो जानेंगे पहले शेख शाहिद से कि आखिरकार क्या मसला सर बना कि टीम मैनेजमेंट नहीं थी, मशीनरी कम थी, वसाइल कम थे, लोगों की शिकायतों के अंबार थे, लेकिन सुनवाई नहीं वैसे हो पाई जैसे होने चाहिए। सबसे पहले तो मैं सिटी 41 का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने हमेशा से हमारी रहनुमाई की है, फैसलाबाद में जो भी मसाइल होते हैं उनको उजागर किया है और हमें गायब गायब बताते रहनुमाई करते रहते। तो जो इस दफ़ा मसाइल हुए हैं मैं बिल्कुल इससे वाकिफ़ हूँ, जो जो हालात हुए हैं। मैं खुद फैसलाबाद का रहायशी हूँ, मेरी जहाँ फैमिली है, हम भी उन्हीं मसाइल से दो चार हुए हैं। असल में मसला यूँ हुआ है कि मेरा दूसरा टेन्योर है, ये दूसरा साल है, दूसरा मानसून मैं देख रहा हूँ एज अ वाइस चेयरमैन। जो पिछले मानसून से पहले हमने डिसिल्टिंग करवाई और हमेशा करवाते हैं, तकरीबन पिछले मानसून में ऐसी कंडीशन नहीं हुई। इस दफ़ा कोरोना का एक बहुत बड़ा इशू हुआ, उसमें आपको पता है कि हर महकमे में जो हाजिरी बहुत कम हो गई थी। वासा में भी ज़ाहिरी बात, वासा में तो काम ही ज़्यादा हमारा फील्ड वर्क का होता है, तो हमारे वर्कर्स बहुत कम हाजिरी में आए, लेकिन उसके बावजूद हमने मेन लाइनों की सारी सफाई डिसिल्टिंग करवाई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम वो गलियों में मोहल्लों में उस तरह से डिसिल्टिंग नहीं करवा डिसिल्टिंग बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मिर्जा साहब भी वक्तन फवक्तन इस हवाले से खबरें जो है वो देते रहे हैं और हमारा चैनल भी दिखाता रहा है। डिसिल्टिंग के हवाले से काफी आपने मेहनत की, लेकिन अल्टीमेटली नशीबी इलाकों की जहां पे बात आती है, अंदरून शहर की बात आती है, गली मोहल्लों की बात आती है, वहां पे सीवरेज सिस्टम की नाकामियां जो है वो बहुत ज्यादा थी। मिर्जा साहब, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? आखिरकार गली मोहल्लों को पे फोकस क्यों नहीं किया गया? मतलब लोगों की शिकायत इस कदर ज्यादा थी, उनका कहना था कि दो दो हफ्ते से अभी भी मैं बहुत सारे इलाके पॉइंट आउट कर सकता हूं जहां पे अभी भी पानी पूरी पूरी गली के अंदर खड़ा हुआ और लोग बिलबिला रहे हैं कि हमारी शिकायत हम कर रहे हैं, लेकिन इसकी सुनवाई के लिए कोई आ नहीं रहा, ना वासा की तरफ से ना मुतलका एमपी एमएनए आ रहे हैं। मिर्जा साहब, आप क्या कहेंगे? असल में हन्नान, इसमें
कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिस वजह से इस तरह के मसाइल पैदा हो रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि जब भी कोई कॉलोनी वजूद में आती है, उसको मुतलका इदारों से उसकी अप्रूवल होना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि फैसलाबाद में 302 कॉलोनीज़ ऐसी हैं जो गैर कानूनी हैं और 170 के करीब वो कॉलोनीज़ हैं जहां पर अभी तक उसकी अप्रूवल जो है वो प्रोसेस में है। अब होता यह है कि शहरी जब उन गैर कानूनी कॉलोनियों में घर ले लेते हैं और वहां पर अल्टीमेटली सीवरेज की लाइनें तो होती हैं, वो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद जो हैं वो कहीं ना कहीं वो लाइनें जो हैं वो कोलैप्स कर जाती हैं, चोक हो जाती हैं। नतीजातन उस इलाके में सैलाबी कैफियत नज़र आती है, गलियों में पानी नज़र आता है, दाखिली रास्ते यहाँ तक बंद हो जाते हैं। वो सारा का सारा जिम्मा जो है वो वासा के गले पड़ जाता है कि ये वासा की जिम्मेदारी है कि इसको यहाँ पे देखा। इस पे किसी ने नहीं पूछना कि वो कानूनी की हैसियत क्या है। एक फैक्टर तो ये है। दूसरा फैक्टर ये है कि कई एक ऐसी कॉलोनीज हैं जो अप्रूव तो हो गई, लेकिन वहां पर सीवरेज का सिस्टम उस हद तक बेहतर नहीं था। वासा के जो क्वालिटी इंहांसमेंट सेल है या मुतलका इदारे जिसने उस क्वालिटी को चेक करना था, उनकी गफलत के बायस वो कॉलोनी तो अप्रूव हो गई, लेकिन जब चंद साल गुजरे तो वहां पर भी इस तरह के मसाइल पैदा हो गए। तीसरा फैक्टर यह है कि जिस तनासुब से आबादी में तेजी से इजाफा हो रहा है, उस तनासुब से वासा के वसाइल में इजाफा नहीं हो रहा। इसके साथ साथ जो मेजर लाइनें हैं, बड़ी लाइनें हैं, ट्रंक सीवर लाइनें हैं, उनकी तादाद में भी उस हद तक इजाफा नहीं हुआ जिस हद तक मशरूम ग्रोथ हुई है कॉलोनीज की। इस वजह से भी कई एक मसाइल जो हैं वो वासा को पेश आ रहे हैं। इसके साथ हम अगर देखें तो बहुत सारी जगहों पर ओपन ड्रेन्स हैं और कई जगहों पर गटरों के ढक्कन गायब हो जाते हैं, ये चोरी हो जाते हैं। वहां पर आपकी जानिब से, शहरियों की जानिब से कचरा डाल दिया जाता है, यही मैं जिस वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं और सारा का सारा जो है वो मलबा जो है वो वासा के ऊपर फेंक दिया जाता है। अच्छा, जिस तरह मौजूदा हुकूमत को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है कि वो तमाम हुक्मरान जिन्होंने कई टेन्योर यहां पर पूरे किए, उनकी गलतियां भी जो हैं और उनका सारा का सारा खमियाजा इस हुकूमत को भुगतना पड़ रहा है। इसी तरह वासा इंतजामिया को वो तमाम मसाइल जो कि गुज़िश्ता इंतजामिया को भी बर्दाश्त करने पड़ रहे थे, लेकिन वो किसी ना किसी तरह मैनेज हो रही थी चीज़ें, अचानक वो सारा कुछ इकट्ठा हो गया है। अब एक तरफ 50 करोड़ रुपए से जायद बिजली के बिल देने वाले हैं, तो दूसरी जानब मुलाजमिन की तनख्वाहें हैं, 3-3 महीने की आर्जी मुलाजमिन की तनख्वाहें नहीं दी गई, सियासी भर्तियां की गई, सियासी भर्तियों से मराद जो वर्क चार्ज रखे गए साबक टेन्योर के अंदर। लेकिन अब जो है इन चीजों को वासा जो है वो देख रहा है और गंद साफ करने की कोशिश कर रहा है, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि फैसलाबादियों को भी मसाइल का सामना है और वो तमाम सीवर लाइनें जो कि आज से 10 साल, 20 साल, 30 साल पहले डाली गई थी, वो अचानक कोलैप्स होनी शुरू हो गई। और इत्तफाक ये है कि एक लाइन कोलैप्स होती है तो दूसरी भी साथ ही हो जाती है। इसमें वासा इंतजामिया का उस हद तक कसूर नहीं है और ना ही इसमें कोई जिम्मेदार है, लेकिन कुछ इत्तफाकिया चीजें भी हो रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ वासा को भी अपना जो किबला है, मैं समझता हूं दुरुस्त करने की जरूरत है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। शेख शाहिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मजीद गुफ्तगू कर लेते हैं। तो शिकायत जनाब बहुत हैं, लोगों का कहना है कि अंदरून गलियां जो हैं उन पर तवज्जो नहीं दी जा रही। मेन रोड्स की डिसिल्टिंग भी हुई है, नालों की भल सफाई भी हुई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन फोकस इनको रखना चाहिए था जहां पे आबादी थी। अभी भी बहुत सारे हल्के ऐसे हैं जहां पे गटरों का पानी जो है वो लोगों के घरों में दाखिल हो रहा है और बदबू की वजह से उनका कहना है कि घरों के अंदर बैठ के खाना खाना मुहाल हो चुका है। हमारे जो सबसे ज़्यादा इलाके जिनमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं वो हैं लामा इकबाल कॉलोनी है, जुल्फ़कार कॉलोनी है, वारसपुरा है, शेखा वाला है, जैसे आपने अभी बताया समनाबाद के इलाका। और मैं खुद वहाँ 2-3 दिन से विज़िट कर रहा हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह ताला बड़ी जल्दी हम वहाँ पर उनको रिकवर कर लेंगे। वहाँ पर हमारी डिसिल्टिंग शुरू हो चुकी हुई है। वहाँ मेरा नहीं ख्याल कि अभी इस टाइम इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स, लेकिन जो अभी मिर्ज़ा साहब ने बताया एक बहुत बड़ा इशू ये है कि हमारी जो ओपन ड्रेनेज हैं और जो हमारे सेवर मैन होल के जो ऊपर से उठा लिए जाते हैं उनके ढक्कन, इसमें हमारे शहरियों का बहुत बड़ा मैं कहूँगा कसूर है कि हम अक्सर देखते हैं जाते हुए एक बंदा मैन होल अभी नया रखा होता है, आपने भी देखा होगा कि वो उसको थोड़ा सा 2-3 दिन बाद देखते हैं थोड़ा सा टूटा होता है, फिर 3 दिन बाद देखते हैं और टूटा होता है, चौथे दिन वो गायब होता है। क्या है ये? यहाँ पर हमारे नशई जितने भी ये लोग हैं, अक्सर हमने खुद देखा, मैंने पकड़ा भी है, लेकिन क्या कह सकते हैं हम उनको। ये हमें शहरियों को चाहिए कि जहाँ पर भी अगर कोई, ये आपकी प्रॉपर्टी है, जैसे आप अपने घर को साफ़ रखते हैं ऐसे अपने शहर को भी साफ़ रखें और खुदारा हमारे साथ चले। हमारे पास बहुत महदूद वसाइल हैं
आप बिलीव करें कि 24 आवर हमारे वर्कर्स काम भी कर रहे हैं। ये नहीं है कि हम लोग गाफिल हैं अपनी इस जिम्मेदारी से, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और मेरी जहाँ तक अपनी ज़ाती कोशिश है कि मैं अगर इस मनसब पे अल्लाह ताला ने मुझे बैठाया तो मैं कोई ना कोई शहर के लिए बड़ा काम करके जाऊँ। अच्छा और सर, वो आपको अगर फर्दर बात बताऊंगा। की जाए, सपोज आज बारिश हो जाती है और इस बारिश के बाद फिर फैसलाबाद की वही सूरत हाल होगी जो पहले थी, इसको आप किस तरह से हैंडल करेंगे? और अगर हैंडल नहीं हो पा रही, पहले नहीं हुई तो अब भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वसाइल शायद आपके पास वैसे नहीं है। कसूर वासा का नहीं, जो वसाइल होने चाहिए उनके पास वो नहीं मौजूद। अब वसाइल क्या क्या चाहिए होंगे आपको मजीद उन तमाम चीज़ों से निपटने के लिए? देखें, अब अगर बारिश होती है ना, अब काफ़ी हद तक, क्योंकि पहले आपको पता है एक कोरोना की इश्यू से वजह से हमारी उस तरह से डिसिल्टिंग नहीं हुई, लेकिन कंटिन्यू डिसिल्टिंग हो रही है, तकरीबन मोस्टली इलाकों की हो चुकी हुई है। लेकिन सर, अगर गुज़श्ता हफ्ते की बात करें, मेरा ख्याल कोरोना का मामला काफ़ी हद तक कम हो चुके थे और गुज़श्ता हफ्ते में बारिश होने वाली बारिश जो है उसने भी काफ़ी हद तक फैसलाबाद का चेहरा बदल दिया था। उसके बाद अब क्लियर है, तकरीबन सारा एरिया क्लियर। मैं कह रहा हूँ कि हम जी। कर रहे हैं एक चीज़ जिसको 4 माह लगते हैं। अगर हम मानसून से पहले, हमारी हमेशा मीटिंग्स होती है, हम तकरीबन 3-4 माह पहले डिसिल्टिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको पता है कि ये मानसून से 4 माह पहले से तो हालात, ये लॉकडाउन था फैसलाबाद, बल्कि पूरा अच्छा, पाकिस्तान। वैसे सर मैं जो पूछना चाह रहा हूँ, कोई मशीनरी की कमी, अमले की कमी आपको है? देखें, हमें बिल्कुल फैसलाबाद ना एक प्याले की तरह है। फैसलाबाद का जो जोग्राफी हालात हैं, फैसलाबाद जो हमारी आबादी है नीची है, हमारी साइडेड ड्रेनेज ऊपर है, हमें टोटल फोर्स पंपिंग करनी पड़ती है। सबसे पहले हमें 24 आवर बिजली चाहिए। हाँ। बहुत बड़ा एक मैं कहता हूँ शहर के साथ जुल्म किया गया पिछली गवर्नमेंट ने। मार्च 2018 में इन्होंने बिजली का टैरिफ बढ़ा दिया और वेरी नेक्स्ट मंथ अप्रैल 2018 में फिर रिवाइज किया गया। जो हमें 11 रुपये का यूनिट आ रहा था, इस टाइम हम 26 रुपये 70 पैसे का यूनिट हमें मिल रहा है। तो वासा उतनी हमारी रिकवरी नहीं है जितना हमारा बिल आ रहा है। जैसा अभी मिर्ज़ा साहब ने आपको बताया कि 50 करोड़ के करीब वासा ने वापडा का देना है। जो अभी हमारी सीएम साहब लास्ट कुछ दिन पहले आए थे, उन्होंने अनाउंस भी किया, वो हमें एक रिलीफ पैकेज दे रहे हैं। इंशाल्लाह अगर हम 24 आवर बिजली हमारी हो, हम फैसलाबाद में एक बूंद भी ग्रेविटी से नहीं जाती, टोटल पानी फोर्स पंपिंग करना पड़ती है। आप देखें, शहर घंटाघर है, घंटाघर के साथ ही अमीपुर बाज़ार में हमारा एक वो बड़ा डिस्पोजल लगा हुआ है। उसके बाद आप आगे चले जाएं गिरजाघर के पास। इस तरह ना हमें 4 दफ़ा पंपिंग करके पहाड़न ड्रेन में पानी फेंकना पड़ता है। जब लाइट ही हमें नहीं मिलती, हम अगर 24 अभी हम तकरीबन 8 घंटे पंप चलाते हैं तो हमारा 10 करोड़ के करीब बिल आता है। अगर हम 24 घंटे चलाएंगे तो वो हम कहाँ से देंगे? पिछले दिनों वापडा वालों ने हमारे 5 डिस्पोजल्स के कनेक्शन काट दिए थे। मैं समझता हूँ कि इस पर हमारे MNAs हजरात, क्योंकि फेस्को जो है वो वफाक का दायरा है, MNAs कोशिश कर रहे हैं कि हमारा रिवाइज़ किया जाए वो टैरिफ जो 2018 मार्च से पहले था। तो इंशाअल्लाह ताला बाकी जो हम मशीनरी भी हमारे पास कुछ कम है, उसके लिए भी हमने अपने लिख के भेजा है। और स्टाफ तो अब हमने जो वर्क चार्ज सियासी भर्तियाँ हुई थी, 1200 बंदे एक टाइम पे वर्क चार्ज थे वासा में, इस टाइम 260 हैं। आप बताएं वासा कैसे सर्वाइव करेगा जब एक्स्ट्रा बंदे घरों में बैठे तनख्वाहें ले रहे हैं? बिल्कुल। मिर्जा साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? 2 चीज़ें इनकी तरफ से बताई गई हैं। एक तो बिजली महंगी करने का कहा गया और उसका पलंदा पिछली गवर्नमेंट पे डाल दिया गया। इस दफ़ा भी इमरान खान के आने के बाद कई दफ़ा बिजली फी यूनिट कीमत जो है उसकी बढ़ी है। और दूसरी चीज़, अमले के हवाले से जो घर बैठा तनख्वाहें ले रहा है, उसके हवाले से आप क्या कहें? इसमें कोई शक नहीं कि वासा के साथ ये 2 बड़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं। मैं इसमें बड़ा, नाजरीन जो इस वक्त सुन रहे हैं उनके लिए ये बड़ी अच्छी मालूमात होगी कि 2006 में जब वासा को 1 यूनिट तकरीबन 5 रुपए का दिया जा रहा था, उस वक्त भी 5 मरले घर का मजमूई बिल जो था वो 200 से 225 रुपये था, उसमें सीवरेज का भी और उसमें पानी का भी। ये मिल मिला के 2006 में जब वासा को यूनिट कितने का बिजली का दिया जा रहा है, तकरीबन 5-5.5 रुपए का, उस वक्त 5 मरले का बिल क्या था? 2 से 225 रुपये के दरमियान। इस वक्त जब बिजली का फी यूनिट 26 रुपये 70 पैसे पे चला गया है, इस वक्त भी घर का बिल वही है, 200 से 225 रुपये के मापेन। जिसका मतलब यह है कि 2006 के बाद आज जबकि 14 साल हो चुके हैं, घर का टैरिफ रिवाइज ही नहीं हो सका। अगर अब ये टैरिफ रिवाइज भी कर लिया जाए और तो उसको कितना मुतनासिब भी कर लिया जाए, तो क्या
इतने गुना इजाफा किया जा सकता है? अगर वो उतना इजाफा कर भी लिया जाए, फिर भी वासा को अपने अखराजात जो हैं वो पूरे करने के लिए हुकूमत के आगे हाथ करना ही पड़ेगा। दिलचस्प बात यह है कि साबिक हुक्मरानों ने भी इस इदारे को खैराती इदारा बना के रखा है, और जो मौजूदा हुक्मरान हैं वो भी इस मामले में कहीं पर भी संजीदा दिखाई नहीं दे रहे। बड़े प्रोजेक्ट जितने भी हैं, और यहां तक कि जो वासा का मास्टर प्लान आज से 20 साल पहले बना था, 90s में, 30 साल तकरीबन, तो वो प्लान भी जो था वो बाहर की जायका ने फंडिंग से किया गया था, वर्ल्ड बैंक और जायका। इस वक्त भी जो प्लान वो उस वक्त वर्ल्ड बैंक ने किया था, इस वक्त जो मास्टर प्लान बनाया है वो जायका ने बनाया है। अच्छा, सारी फंडिंग तो वो करते हैं मिर्जा साहब, हमारी गवर्नमेंट क्या करती है? हमारी गवर्नमेंट सिर्फ वो पैसे देती है थोड़े बहुत जो कहीं पर कमी हो, और वो भी अब पूरे नहीं दे रहे। फैसलाबाद में कनेक्शंस की तादाद हजारों में है, और फैसलाबाद की जो सब्सिडी है वो लाहौर के तनासुब से बहुत कम है, जिस वजह से वासा जो है वो अपने पांव पे खड़ा होने में नाकाम नजर आ रहा है। एक और दिलचस्प बात यह है कि जब लाहौर को देखा जाता है तो उनके कनेक्शंस काउंट किए जाते हैं, और पर कनेक्शन जो है उनको दे दी जाती है। फैसलाबाद की सब्सिडी जो है वो दीगर वासा के तनासुब से है। लाहौर के बाद दूसरा बड़ा शहर जो है वो फैसलाबाद है। पंजाब में जो दीगर 4 बड़े वासाज हैं, जिनमें रावलपिंडी है, मुल्तान है, फैसलाबाद है और गुजरांवाला है, इनको उतने ही फंड्स दिए जाते हैं जितने फैसलाबाद को दिए जाते हैं, लेकिन कनेक्शंस की तादाद आधी है इन दीगर शहरों में। अब इस बात को वासा फैसलाबाद बारहा बता चुका है अपने अराकीन असम्बली को भी कि भाई इस मामले में देखें, ये देखें, हमें सब्सिडी बहुत कम मिल रही है, हमारे अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये बात हुकूमत की समझ में नहीं आ रही। वाइस चेयरमैन साहब ने बताया भी है कि उम्मीद नज़र आ रही है कि आने वाले दिनों में शायद हमें पैसे मिल जाएं। अब वासा जो सिर्फ आमदन हासिल कर रहा है वो तकरीबन औसतन 10 करोड़ रुपए एक महीने की है, और इतना बड़ा अदारा जो है वो 10 करोड़ रुपए के ऊपर सिर्फ चल रहा है। अच्छा, 10 करोड़ वो मिल रहा है, और अब जो इन्होंने बिल देने हैं ना सिर्फ फेस्को के, वो 10 करोड़ रुपए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं मिर्जा साहब, इसी बात को कंटिन्यू करेंगे लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। पिछली गवर्नमेंट ने मार्च 2018 में इन्होंने बिजली का टैरिफ बढ़ा दिया, और वेरी नेक्स्ट मंथ अप्रैल 2018 में फिर रिवाइज किया गया। जो हमें 11 रुपए का यूनिट आ रहा था, इस टाइम हम 26 रुपए 70 पैसे का यूनिट हमें मिल रहा है। तो वासा उतनी हमारी रिकवरी नहीं है जितना हमारा बिल आ रहा है। जैसा अभी मिर्जा साहब ने आपको बताया कि 50 करोड़ के करीब वासा ने वापडा का देना है, जो अभी हमारी CM साहब लास्ट कुछ दिन पहले आए थे, उन्होंने अनाउंस भी किया, वो हमें एक रिलीफ पैकेज दे रहे हैं। इंशाल्लाह अगर हम 24 आवर बिजली हमारी हो, हम फैसलाबाद में एक बूंद भी ग्रेविटी से नहीं जाती, टोटल पानी फोर्स पंपिंग करना पड़ती है। आप देखें शहर घंटाघर है, घंटाघर के साथ ही अमीपुर बाजार में हमारा एक वो बड़ा डिस्पोजल लगा हुआ है। उसके बाद आप आगे चले जाएं गिरजाघर के पास। इस तरह ना हमें 4 दफ़ा पंपिंग करके पहाड़न ड्रेन में पानी फेंकना पड़ता है। जब लाइट ही हमें नहीं मिलती, हम अगर 24 अभी हम तकरीबन 8 घंटे पंप चलाते हैं तो हमारा 10 करोड़ के करीब बिल आता है। अगर हम 24 घंटे चलाएंगे तो वो हम कहाँ से देंगे। पिछले दिनों वापडा वालों ने हमारे 5 डिस्पोजल्स के कनेक्शन काट दिए थे। मैं समझता हूँ कि इस पर हमारे MNAs हजरात, क्योंकि फेस्को जो है वो वफाक का दायरा है, MNAs कोशिश कर रहे हैं कि हमारा रिवाइज़ किया जाए वो टैरिफ जो 2018 मार्च से पहले था। तो इंशाअल्लाह ताला बाकी जो हम मशीनरी भी हमारे पास कुछ कम है, उसके लिए भी हमने अपने लिख के भेजा है। और स्टाफ तो अब हमने जो वर्क चार्ज सियासी भर्तियाँ हुई थी 1200 बंदे एक टाइम पे वर्क चार्ज थे वासा में, इस टाइम 260 हैं। आप बताएं वासा कैसे सर्वाइव करेगा जब एक्स्ट्रा बंदे घरों में बैठे तनख्वाहें ले रहे हैं। बिल्कुल तो, मिर्जा साहब आप इस हवाले से क्या कहेंगे? 2 चीज़ें इनकी तरफ से बताई गई, एक तो बिजली महंगी करने का कहा गया और उसका पलंदा पिछली गवर्नमेंट पे डाल दिया गया। इस दफ़ा भी इमरान खान के आने के बाद कई दफ़ा बिजली फी यूनिट कीमत जो है उसकी बढ़ी है। और दूसरी चीज़ अमले के हवाले से जो घर बैठा तनख्वाहें ले रहा है, उसके हवाले से आप क्या कहें? इसमें कोई शक नहीं कि वासा के साथ ये 2 बड़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं। एक मैं इसमें बड़ा नाजरीन जो इस वक्त सुन रहे हैं उनके लिए बड़ी अच्छी मालूमात होगी कि 2006 में
जब वासा को 1 यूनिट तकरीबन 5 रुपए का दिया जा रहा था, उस वक्त भी 5 मरले घर का मजमूई बिल जो था वो 200 से 225 रुपए था, उसमें सीवरेज का भी और उसमें पानी का भी। ये मिल मिला के 2006 में जब वासा को यूनिट कितने का बिजली का दिया जा रहा है, तकरीबन 5-5.5 रुपए का, उस वक्त 5 मरले का बिल क्या था, 2 से 225 रुपए के दरमियान। इस वक्त जब बिजली का फी यूनिट 26 रुपए 70 पैसे पे चला गया है, इस वक्त भी घर का बिल वही है, 200 से 225 रुपए के मापेन। जिसका मतलब यह है कि 2006 के बाद आज जबकि 14 साल हो चुके हैं, घर का टैरिफ रिवाइज ही नहीं हो सका। अगर अब ये टैरिफ रिवाइज भी कर लिया जाए और तो उसको मुतनासिब भी कर लिया जाए, तो क्या इतने गुना इजाफा किया जा सकता है? अगर वो उतना इजाफा कर भी लिया जाए, फिर भी वासा को अपने अखराजात जो हैं वो पूरे करने के लिए हुकूमत के आगे हाथ करना ही पड़ेगा। दिलचस्प बात यह है कि साबिक हुक्मरानों ने भी इस इदारे को खैराती इदारा बना के रखा है और जो मौजूदा हुक्मरान हैं वो भी इस मामले में कहीं पर भी संजीदा दिखाई नहीं दे रहे। बड़े प्रोजेक्ट जितने भी हैं, और यहां तक कि जो वासा का मास्टर प्लान आज से 20 साल पहले बना था, 90s में, 30 साल तकरीबन, तो वो प्लान भी जो था वो बाहर की जायका फंडिंग से किया गया था, वर्ल्ड बैंक और जायका। इस वक्त भी जो प्लान वो उस वक्त वर्ल्ड बैंक ने किया था, इस वक्त जो मास्टर प्लान बनाया है वो जायका ने बनाया है। अच्छा, सारी फंडिंग तो वो करते हैं मिर्जा साहब, हमारी गवर्नमेंट क्या करती है? हमारी गवर्नमेंट सिर्फ वो पैसे देती है थोड़े बहुत जो कहीं पर कमी हो, और वो भी अब पूरे नहीं दे रहे। फैसलाबाद में कनेक्शंस की तादाद हजारों में है, और फैसलाबाद की जो सब्सिडी है वो लाहौर के तनासुब से बहुत कम है, जिस वजह से वासा जो है वो अपने पांव पे खड़ा होने में नाकाम नजर आ रहा है। एक और दिलचस्प बात यह है कि जब लाहौर को देखा जाता है तो उनके कनेक्शंस काउंट किए जाते हैं और पर कनेक्शन जो है उनको दे दी जाती है। फैसलाबाद की सब्सिडी जो है वो दीगर वासा के तनासुब से है। लाहौर के बाद दूसरा बड़ा शहर जो है वो फैसलाबाद है। पंजाब में जो दीगर 4 बड़े वासाज हैं, जिनमें रावलपिंडी है, मुल्तान है, फैसलाबाद है और गुजरांवाला है, इनको उतने ही फंड्स दिए जाते हैं जितने फैसलाबाद को दिए जाते हैं, लेकिन कनेक्शंस की तादाद आधी है इन दीगर शहरों में। अब इस बात को वासा फैसलाबाद बारहा बता चुका है अपने अराकीन असम्बली को भी कि भाई इस मामले में देखें, ये देखें, हमें सब्सिडी बहुत कम मिल रही है, हमारे अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये बात हुकूमत की समझ में नहीं आ रही। वाइस चेयरमैन साहब ने बताया भी है कि उम्मीद नज़र आ रही है कि आने वाले दिनों में शायद हमें पैसे मिल जाएं। अब वासा जो सिर्फ आमदन हासिल कर रहा है वो तकरीबन औसतन 10 करोड़ रुपए 1 महीने की है, और इतना बड़ा अदारा जो है वो 10 करोड़ रुपए के ऊपर सिर्फ चल रहा है। अच्छा, 10 करोड़ वो मिल रहा है, और अब जो इन्होंने बिल देने हैं ना सिर्फ फेस्को के, वो 10 करोड़ रुपए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं मिर्जा साहब, इसी बात को कंटिन्यू करेंगे लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जहां पे बहुत सारे मसाइल हैं, वहां पे फैसलाबाद के अंदर तरक्याती प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके हवाले से भी कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं शेख शाहिद साहब से पूछना चाहूँगा। हमारे सीनियर कैमरामैन है वकास, उनका इलाका है मोहम्मद अली टाउन, वहाँ पे भी इसी तरह के सीवरेज मसाइल है और बहुत सारे लोग उधर भी तनकीद का निशाना बनाते हैं। तो जनाब आप क्या कहेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर शहर के इस तरह के जो इलाके हैं इनमें डीसिल्टिंग जारी की जाएगी? वासा की तरफ से क्या स्ट्रेटजी बनाई गई है इन इलाकों से जो पानी है उसको निकालने की? मोहम्मद अली टाउन का मैंने आपको पहले ये ना जुल्फ़कार कॉलोनी के बिल्कुल साथ एक हमारा एरिया है मोहम्मद अली टाउन, वहाँ पर हमारी एक लाइन है जो हली मार्ग से गुजरती है, वहाँ 3 दफ़ा वो सेटल हो चुकी है। 42 इंच की लाइन है, अब वो रिपेयर है। मेरा नहीं ख्याल कि इस टाइम मोहम्मद अली टाउन या जुल्फ़कार कॉलोनी में इस तरह वो इशू हैं जो आज से 1 माह पहले थे। वो 3 दफ़ा लाइन सेटल हुई है, 2 माह लगे हैं हमें उसको पूरी रिपेयर करते हुए। फर्दर हमने ये डिसाइड किया है कि अगर खुदा न खास्ता अब ऐसा होगा तो वो चेंज करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि वो 30 से 35 साल पुरानी लाइन है। मतलब अगर रिपेयरिंग के बावजूद वो ठीक नहीं होती तो कंप्लीट लाइन को वो चेंज कर दिया जाएगा। तरक्याती प्रोजेक्ट्स के हवाले से बताइएगा कि
जो प्रोजेक्ट्स है वासा के किन किन हलकों में जारी हैं, किस तरह से किए जा रहे हैं? चलें, शुक्र है कि जी आपने कुछ अच्छा भी पूछ लिया। मैं तो पहले ही कहने वाला था कुछ हमारे भी पूछे, हम कर क्या रहे हैं। हमारा मकसद तनकीद करके तंग करना नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पॉइंट आउट करना होता है ताकि एक नजर उनकी डलवा दी जाए, उन मसलों को हल कर लिया जाए। क्योंकि आप अरबाब इख्तियार हैं जनाब, आपके हाथ में ताकत है और इस ताकत को आप आवाम की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। सिर्फ हमारा यही मकसद होता है आपको बताने। जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जी आपके तवज्जुह से कि ताकि फैसलाबाद के लोगों को पता चले कि वासा में अगर उन्होंने अपनी कंप्लेंट करनी है या कोई करना, हमारी 1334 टोल फ्री हमारा एक हेल्पलाइन है, जहाँ वो आप मोबाइल से करें, PTCL से करें, आपको चार्जेस नहीं पड़ेंगे। और उसके साथ साथ अभी हमने फैसलाबाद में एक डिजिटलाइज किया है अपना ये कंप्लेंट सेल, जिसको सिटीजन लाइजन सेल कहते हैं। यानी आप भी सोशल मीडिया पे आ गए हैं आप? जी बिल्कुल, हालात के वक्त के साथ साथ चेंज, यही तो मैं कह रहा हूँ। अगर पहले अदवार में वक्त के साथ साथ आबादी बढ़ती गई, लाइनें चेंज करते रहे, और सबसे बड़ा एक मसला जो इन एरियाज़ का, ये इलाके नीचे हैं। जूँ जूँ आबादी बढ़ती गई, मेन सड़कें बनती गई, आप देखें आपकी मेन रोड्स जितनी हैं वो ऊंची हैं, आपके रहायशी इलाके नीचे हैं। लेकिन सर बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है ये, मुझे सुन के बड़ी खुशी हुई, क्योंकि एक शख्स जिसे दरख्वास्त देनी पड़ती थी वो वासा के ऑफिस में आता था, पता नहीं किस हल्के से उठ के अपने सारे कामकाज छोड़ के जो है उसको स्पेशली वासा के ऑफिस जाना पड़ता था, वहां पे दरख्वास्त सबमिट करवाता था, उसे परसू करवाना पड़ता था। लेकिन जैसे अभी आप बता रहे हैं जो साइट बनाई गई है, वहां पे घर बैठे आप एप्लीकेशन लिखें और सबमिट करवाएं और उसके ऊपर एक्शन भी होगा। इससे फाल किस तरह से आप मजीद बना रहे हैं, लोगों की जो शिकायतें उसके ऊपर दर्ज होंगी उसे फौरी हल भी किया जाएगा? जी ये हम उनको फौरन टाइम देंगे, विद इन 24 आवर उनको फौरी रिस्पांस मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, 24 आवर्स के अंदर अंदर रिस्पांस मिलेगा और उसके बाद टीमें जो है डिस्पोज ऑफ कब की जाएंगी? जी 24 आवर में फिर वो काम की नौयत देखी जाएगी, कंप्लेंट की किस तरह किया जाए और उसको हल किया जाएगा। यानी 24 घंटों के अंदर एक्शन मिर्जा साहब अगर हो जाता है वो बड़ा, मैंने इसको देखा भी है, बड़ा वो एक अच्छा इनिशिएटिव है। आने वाले दिनों में ये मजीद फंक्शनल इस तरह करेंगे। आप सिर्फ वासा की वेबसाइट पे जाएंगे और सबसे पहले वहां पर सेंटर में आप कंप्लेंट रजिस्टर योर कंप्लेंट का ऑप्शन आपको नजर आएगा। आप जब उसके ऊपर जस्ट क्लिक करेंगे तो आपको नाम अपना लिखना होगा, अपने इलाका और अकाउंट नंबर खसूसन। अच्छा, इसके अंदर ये भी सलाहियत है कि फौरी तौर पर देख लिया जाएगा कि जिस बंदे ने हमें कंप्लेंट की है पैसे भी जमा करता है कि नहीं करता। अच्छा, वो यकीनन सामने सारा रिकॉर्ड उसका आ जाएगा। अगर तो वो पेई है, पे कर रहा है, उसको तो फौरी देखा जाएगा। और इवन कि वो पे नहीं भी करता, फिर भी उसकी कंप्लेंट को एड्रेस करने के लिए वासा जो है वो कोशा नजर आएगा, कोशिश की जाएगी कि इस मसले को हल किया जाए। और इसके साथ साथ ये भी उसके इलाके में जाके रिकवरी को भी फिर यकीनी बनाया जाएगा कि भाई आपकी कंप्लेंट आई है, हमने मसला हल कर दिया, आप अपनी रिकवरी को भी यकीनी बनाएं। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। इसके साथ जब वहां पर कंप्लेंट रजिस्टर होगी, वो फौरी तौर पर मुतलका सब डिवीजन में रिपोर्ट हो जाएगी कि भाई आपके इलाके से ये मसला आया है। अच्छा, अब इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि सारा का सारा रिकॉर्ड जो है वो ऑनलाइन आता जाएगा कि भाई इस इलाके से ये कंप्लेंट है। अच्छा, अगर अब वहाँ पे लाइन सेटल हो गई है, इसका मतलब है वहाँ से 24 घंटे में काम करना शायद मुश्किल हो जाए, तो वहाँ उसको टाइम लाइन भी दे दी जाएगी कि भाई इतने टाइम के अंदर। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और आने वाले दौर में लग ये रहा है कि वासा अपनी ऐप भी इंट्रोड्यूस करवाएगा, जिसके जरिए आपको उसकी वेबसाइट के ऊपर भी नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन मिर्जा साहब अगर इसे फॉल कर लेते हैं ना, ये मतलब मेरा ये सोचना है जनाब कि अगर आप इसे फॉल कर लेते हैं और लोगों की शिकायत इससे हल होना शुरू हो जाती हैं, यकीन जानिए कि आपको बिल के पे करने वाले लोगों की भी तादाद में इजाफा होगा, क्योंकि जिसने कंप्लेन ऑटोमेटिकली दर्ज ही उसकी होनी है जिसका बिल पे होगा। और अगर उसके दर्ज की गई शिकायत के ऊपर फौरी हल उसका कर दिया जाता है तो हर शख्स को होगा यार मैं भी रजिस्टर्ड हूं, मेरे कहने पे भी वासा वाले आएंगे। तो इस तरह से आपका निजाम काफी बेहतर मिर्जा साहब इससे हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं, इसके दूरस्थ नतीजे निकलेंगे। बाकी शेख साहब बेहतर बता सकते हैं। शेख साहब आप क्या कहेंगे कि अगर शिकायत का अमल जो है उसको हल करवाने की तरफ जरा तेजी लाई जाए, उससे आपके जो पे करने वाले लोग होंगे उनमें इजाफा होगा? बिल्कुल इंशाल्लाह जी, इजाफा भी होगा। मेरे ना जब मैं आया हूं तो मुझे काफ़ी दफ़ा कहा गया कि टैरिफ को रिवाइज करवाएं, तो मैं अपने ऑफिसर्स, अपने जो महकमे के लोगों को कहता है पहले आप सर्विसेज दें। जब हमारी सर्विसेज बेहतर होंगी तो खुद मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बंदा कहेगा कि जी 2006 में अगर हम 250 रुपये या 220 रुपये 5 मरले के घर के दे रहे थे, अगर आप हमें 400 देना पड़ता तो हम क्यों ना दें, अगर उनको सर्विसेज बेहतर मिलेंगी। ये बात ठीक भी है मिर्जा साहब काफी हद तक,
कि लोगों को भी अब जो है टैरिफ अगर चेंज होता है, इतने बिजली के बिल्स देते हैं, सब कुछ करते हैं, तो इस तरफ भी थोड़ा सा आना चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली फिर मैं यहां पे जाके थोड़ा कंफ्यूज भी होता हूं कि सारा का सारा बोझ अवाम पे ही फिर डाल दिया जाएगा। अब उनकी भी, जैसे अगर हम वासा के बिल बढ़ाते हैं तो उनकी भी तो कोई तनख्वाह बढ़नी चाहिए, तो उनके भी तो मामला बेहतर होने अच्छा, चाहिए। असल में हनान ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल है कि मैं हालांकि अवाम में से हूं और मैं चाहता हूं कि बिल बढ़ाया जाए, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि साथ में सर्विस बेहतर की जाए। अच्छा, अब ये मामला है, पहले किसी एक को तो इनिशिएटिव लेना है, या सर्विसेज बेहतर करनी पड़नी है या पहले बिल बढ़ाया जाना है। अब दोनों तरफ सकूत है, रुके हुए हैं चीजें। वो कहते हैं कि भाई पहले बिल बढ़े, वो कहते हैं नहीं पहले सर्विसेज बेहतर हों। अब दोनों को कहीं एक जगह पर आना है और मसाइल को हल करना है। अच्छा, अब हो ये रहा है कि हुकूमत बिल क्यों नहीं बढ़ा रही, भी आवाम पे बोझ नहीं डाल सकते। भाई आप हर महीने 1 लीटर पेट्रोल की कीमत का 10, 12, 15 रुपए का बोझ जो है वो आवाम पे डाल सकते हैं। फी यूनिट बिजली की कीमत जो है वो बढ़ा सकते हैं। आप गैस की कीमतों में इजाफा कर सकते हैं। आप 100 रुपए किलो वाली दाल जो है वो 200 रुपए बेच सकते हैं। आप 50 रुपए वाला टमाटर जो है वो 300 रुपए किलो तक जो है वो पहुंचा सकते हैं। आप नींबू महंगा कर सकते हैं। भाई सिर्फ आप वसा का टैरिफ नहीं महंगा कर सकते। और तमाम अराकीन असम्बली जो हैं वो इस मामले के ऊपर जो है वो महसूस ही होता है कि शायद मुंह में टॉफी डाल के बैठे हैं, बोलते ही नहीं है, और वासा में जाकर कह देते हैं। बहुत सारे मामलात में टॉफी डाली हुई है जनाब उन्होंने सिर्फ और सबसे ज्यादा टॉफियां तो मेरा ख्याल उस्मान बुजदार साहब खाते हैं। मिर्जा साहब ये नहीं जी, अब तो हम नहीं कहेंगे उस्मान बुजदार साहब टॉफियां खाते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले फैसलाबाद में आए हैं और उन्होंने जिस तरह से फैसलाबाद के लिए एक बड़ा अच्छा बेल आउट पैकेज दिया है, उसमें तकरीबन 3.5 अरब रुपए के चलें जी, इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे शाहिद साहब, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया, तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बहुत सारे वासा के जो मसाइल हैं उस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, और इसके साथ साथ तरक्याती प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी हमें वाइस चेयरमैन वासा शेख शाहिद की जानिब से बताया जा रहा था। तो जनाब मसाइल तो बहुत डिस्कस हो गए, अब थोड़ा लाइटर मूड के ऊपर चलते हैं, थोड़ा ज़रा 20-30 साल पीछे चलते हैं, आपके लड़कपन में चलते हैं। तालीम कहाँ से हासिल की आपने? मैं प्राइमरी वगैरह तो लिटिल एंजल से, फिर मैट्रिक मैंने किया है सेंट्रल साइंस स्कूल, एक बना था फैसलाबाद का फुल टाइम अमेरिकन सिस्टम स्कूल, पहला बना था। अच्छा, 1989 में। यानी पूरा मम्मी डैडी स्केच खींचा है आपने। अच्छा, लड़कपन में किसी से मोहब्बत हुई आप? मोहब्बत तो हमेशा होती है किसी ना किसी। कितनों के साथ? पूछने का मकसद ये है कि कितनों के साथ हुई? मुझे नेचर के साथ मोहब्बत है, तो फिर हर एक के साथ हो ही जाती है। नेचर बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं, नेचर के साथ मोहब्बत होने। शेख साहब ने ये इशारा कर दिया है कि उन्होंने कहा नेचर तो हर चीज नेचर में शामिल है, तो उन्होंने बता दिया कि मुझे हर एक के साथ हो जाती है। हर एक के साथ मोहब्बत हो जाती है। जरा दिल फेंक सुन रही हैं इस वक्त? जी नहीं, हर एक के साथ, मतलब अपने माँ अच्छा, वो बाप होता है के ना साथ, अपने कॉलेज दोस्तों यूनिवर्सिटी के में साथ। कोई एक हो जिस पे नजर टिकती हो, उसे पता भी ना हो, नहीं और वो जब आए तो दिल आए, जब वो जाए तो सब चला जाए। नहीं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं, कभी नहीं, कभी मोहब्बत नहीं हुई, यानी इश्क नहीं हुआ आपको? मैं अपने दोस्तों में ज्यादा खुश होता हूँ और हमेशा दोस्तों में ही रहा हूँ, मतलब इस चक्कर में कभी नहीं पड़ा। लव मैरिज थी आपकी या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज थी, लेकिन आफ्टर लव। अरेंज के आफ्टर लव, यानी शादी के बाद। अच्छा, शादी के बाद, ठीक है, आफ्टर मैरिज लव। आफ्टर मैरिज लव, यानी ये तो बड़ी अच्छी बात है जी। अक्सर औकात अरेंज मैरिज के बाद प्यार हो ही जाता है, कहते हैं। मैं माजूद चाहूंगा। अच्छा, ये बताइएगा कि लड़कपन में जब होते हैं तो बंदा आवारागर्दी बड़ी करता है, घूमता फिरता है, सैर सपाटा करता है। बंक मारे हैं कभी आपने दोस्तों के साथ मिलके? बिल्कुल, आवारागर्दी तो बहुत की है। मतलब कह लें कि मैं क्लास 5th में था जब मैं पहली दफा अपने दोस्तों के साथ नारायण का गान गया था। 5वीं क्लास में? जी हाँ। मतलब आप तो शेख साहब बड़े आगे की चीज फिर तो निकले जनाब। हमें 5वीं क्लास में इल्म ही नहीं था होता किधर को जाना है किधर को नहीं। घर से सीधा स्कूल और स्कूल से सीधा
और मैट्रिक के बाद मैंने इंटरनेशनल टूर कर लिया था, तुर्की गया था मैं। जनाब आप 5वीं क्लास की बात कर रहे हैं कि बंक मार के कगान नरान गए जी। और कगान नरान एक दिन में वापस नहीं आया जाता और वहां पे गालबन अभी भी सिग्नल नहीं मिलते। शेख साहब घर कोई परवाह नहीं थी कहां गया। तब तो मोबाइल भी नहीं होते थे। हाँ हाँ, ये तो मोबाइल मतलब एक तो बात शेख है साहब 87 घर वाले की। फिक्रमंद नहीं थे, लड़का कहां गया भाई? बस मेरे वाला साहब ये कहते होते थे कि आप बस घर एक फ़ोन कर दो, वहाँ कहीं से पीटीसीएल से कॉल करते थे, तो बस फिर एक हफ्ता घूमना फिरना। मैं बहुत घूमा अपनी लाइफ में। मैंने यू लव टू ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग जी आपका मशकिला है बहुत ज़्यादा। अच्छा, फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है? अगर पाकिस्तान। ऑल ओवर द वर्ल्ड बात की जाए, एक डेस्टिनेशन हमें आपने बतानी है इनसाइड पाकिस्तान, और एक डेस्टिनेशन कोई पूरी दुनिया में जो आपको फेवरेट लगती हो। पाकिस्तान में मैं समझता हूँ नथिया गली, उसके नथिया बाद फैसलाबाद। ये नथिया गली इमरान खान साहब की वजह से तो नहीं है आपकी फेवरेट? नहीं क्योंकि मैं आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं। तहरीक इंसाफ में तो मैं आया हूँ 2009 में, और मैं नथिया गली 87 में गया था फर्स्ट टाइम। यानी वो नथिया गली की कशिश ही तो नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ ले आई आप? ये तो खान साहब की कशिश है जी। उनसे एक मुलाकात हुई थी एक खाने पे, तो मैं सियासत में भी नहीं, हमारी पूरी फैमिली में कोई बंदा सियासत में नहीं है, लेकिन खान साहब से एक मुलाकात हुई और जब उनका मैंने विजन देखा और देखा कि एक बंदा जो गोरों में रहा है, शहजादों की तरह लाइफ गुजारी है, और अब वो मारा मारा फिर रहा है अपनी पब्लिक अपने मुल्क के लिए, तो बस उधर से ही मैंने भी कहा यार इस बंदे के पीछे लब्बैक कहना चाहिए। तो मैं भी फिर तकरीबन 11 साल जी से अपने लीडर के पीछे तो लब्बैक कहते हैं, घर में लब्बैक किसके पीछे कहते हैं? आपकी चलती है, भाभी की चलती है घर में? मेरा नहीं ख्याल कि सच बोलना चाहिए, हर घर में भाभियों की ही चलती है। यानी आपके घर में भी भाभी की ही चलती बिल्कुल है। अच्छा, उनकी कोई फेवरेट डिश जो उनके हाथों से पकी हो और आप उंगलियां चाटते रह जाते हो? वो मटन स्टीम बनाती हैं बड़ा जबरदस्त, बल्कि स्टीम मेरे मटन। दोस्त भी स्पेशल वो गायब अच्छा मिर्जा साहब, पता नहीं क्या बात है, मैं हर शो में जिस सियासतदान के पास जाऊं, जिस भी पॉलिटिशियन के पास, जिस भी ताजर के पास जाऊं, मोस्टली अफसरान भी मटन बड़ा पसंद करते हैं। आखिर क्या बात है मिर्जा साहब इसके? नहीं, इसमें आप समझ लें कि प्रोटीन के साथ साथ आपको आयरन भी मिलता है, और ये आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि जो मर्द हजरात हैं वो मटन खाना खासा पसंद करते हैं। बाकी तो ये फूड न्यूट्रिशनिस्ट ही इस पे ऊपर बेहतर रोशनी डाल सकते हैं कि ये सेहत के लिए किस हद तक सूदबंद है। लेकिन शेख साहब की बातें सुन के महसूस शेख ये साहब हुआ की है माशाल्लाह हाइट, शेख साहब की हेल्थ, मुझे लगता है खाने काफी पसंद है शेख साहब। जी हम फूड लवर हैं, हमारी फैमिली चस्कोरे हैं बहुत ज्यादा। मतलब घर पे खाते हैं या आउटसाइड ऑफ? नहीं, हमारे घर में मेरे दोस्त बल्कि कहते हैं कि आपकी बेगमात ऐसा खाना बनाती हैं, बेगमात? आप मोटे रहें। मतलब हमारी फैमिली में, मतलब मेरे भाई मुझे वो कहते हैं आप लोगों शादी वैसे एक ही है ना शेख साहब? एक ही है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, एक ही रहनी है। लेकिन आपने ना ये कह के भाभी को शक में डाल दिया। आप घर जाएंगे वो पूछेंगे कौन सी बेगमात है जनाब जिनकी आप? नहीं शेख साहब, ऐसा तो नहीं कि ज़ाहिरी तौर पर एक ही हो। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अक्सर औकात होता है ना, मिर्जा साहब भी ठीक कह रहे हैं, अक्सर होता ये कि एक घर वाली होती है, एक बाहर वाली होती है। चलें जी, आप दुआ करें शायद हो जाए, लेकिन अभी यानी शेख साहब की ख्वाहिश है रखने के लिए। क्यों शेख साहब, मैं ठीक कह रहा हूं? ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, मैंने वो शादी पढ़ा था। एक्सपेरिमेंट मैं इस बात पे बता रहा हूं, मैंने एक दफा पढ़ा था कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि क्या कोई ऐसा मर्द है जिसकी ख्वाहिश ना हो कि दूसरी शादी वो करे। आप बिलीव करें 105 साल के बाबे तक वो एंड गए थे, हर बंदे ने कहा दूसरी शादी की ख्वाहिश है, लेकिन वो इजहार नहीं कर पाता। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। वो अक्सर कहा जाता है ना, खवातीन के अलमारी में कपड़ों की और मर्द के दिल में औरत की हमेशा जगह रहती है। तो मेरा ख्याल है इस बात में किसी हद तक सदाकत भी है। तो मिर्जा साहब, सदाकत है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल सदाकत नहीं है शेख साहब। मिर्जा साहब, आप अपना बचाव करने के लिए मेरा ख्याल ये तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है सबसे पहले, फिर आप उसके बाद अटैक की तरफ जाए। लेकिन मैं समझता हूं कि असल में वहां पर जगह सिर्फ एक शख्स की होती है। अच्छा, मैंने कहा जगह नहीं होती शायद। नहीं, जगह वहां पर सिर्फ एक शख्स की होती है, लेकिन आप उसके लेकिन मर्द बड़ा ना कह सकते हैं आपके होता है कि चीजों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है। अल्लाह ताला ने इस सलाहियत दी होती है, तो जगह बना सकता है मेरा ख्याल, अगर वो चाहे तो। लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि कौन किस तरह की तबीयत रखता है, कौन किस तरह की तबीयत नहीं रखता। मेरा नहीं ख्याल ये एक लाइटर मूड में बात हुई है। अगर इंसान अपने घर में खुश है तो वो दुनिया का जाहिल तरीन बेवकूफ आदमी होगा जो दूसरी शादी की तरफ जाए। बिल्कुल, मैंने रुलते देखे हैं लोग जिन्होंने 2-2 शादियां की। लेकिन इसके लिए जरूरी ये भी है कि आपका घर सुखी हो। सुखी हो, बिल्कुल। तो हमारे एक बड़े
मशहूर फनकार थे अमानुल्लाह साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। तो हमेशा उनको यही पूछा जाता था, उनकी शादियों के बारे में बड़ा जिक्र किया जाता था। तो उनका कहना था कि मैंने ज़िंदगी में शादियां की थी सुकून पाने के लिए, लेकिन सुकून उनको अल्टीमेटली कहते थे नहीं मिला, क्योंकि जब औलाद हो जाती है फिर बहुत सारे मसाइल का सामना उनका कहना था करना पड़ता था। लेकिन ये तमाम चीज़ें बताते हुए भी वो रुकते फिर नहीं थे। फिर उनके बेटे बताते थे, मैं शोज एक दो देख रहा था कि इक्का दुक्का करते रहते थे। अच्छा, इस हवाले से भी मुझे आप बताइएगा, सियासत में दिलचस्पी कितनी रखते हैं आप? बहुत ज्यादा। फेवरेट सियासतदान कौन सा है आपका? इमरान खान। इमरान खान से हटके अगर बात की जाए, आपको चूज करना हो शेख रशीद, फवाद चौधरी या फिर अलीम खान में से, तो किसे चूज करेंगे? मैं शेख रशीद बेहतर है, मेरा ख्याल बेहतर है। उनकी क्या खास बात आपको लगती है? वो बोल्ड हैं बिल्कुल, मतलब वो अपना फैसला लेने के लिए मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई हिचकिचाते हैं। बिल्कुल वो अपना फैसला ले लेता और वो एक्सप्रेस करता है अपने ख्यालात को। तो मेरा ख्याल वो बेहतर है। आपका फेवरेट एमएनए इनसाइड फैसलाबाद कौन है? शेख खुर्रम शिजात, राजा रियाज, फैजुल्लाह का मौका? तीनों में से? इन तीनों में से फैजुल्लाह का मौका। उसकी क्या खास बात? पोलाइट है और मेरा राजा साहब पोलाइट नहीं है? राजा साहब के साथ इतनी इंटरेक्शन नहीं है। खुर्रम साहब भी बिल्कुल पोलाइट नहीं है। खुर्रम के साथ भी है, फैज के साथ कुछ पुरानी इंटरेक्शन है और अच्छे हैं, दोस्त है। मतलब सबसे बड़ी बात है कि उनके आप जो फेडरल लॉजेस में वो इजीली चाबी दे देते हैं, आप जाके रह लें यार। बिल्कुल, यानी ये मामला तो ऐसे कह रहा हूं, वो पब्लिक के काम भी करते हैं, बेहतर है। तीनों ही अच्छे हैं, लेकिन आपने एक का पूछा तो फैज ठीक है। अच्छा, फेवरेट एमपीए कौन सा है आपका? ख्याल कास्त्रो। ख्याल जे मैंने तो पूछा भी नहीं, ऑप्शंस भी नहीं है। वो ऑप्शंस की जरूरत नहीं है। यानी ऑप्शन ही नहीं है। इनका कहना है कि फेवरेट एमपीए मून कास्त्रो है। आप ऑप्शन कोई भी रखें, लेकिन उनका वही है। उनका वही है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया शेख शाह साहब आपका शो में आने के लिए, बड़ा अच्छा लगा आज आपसे मुलाकात करके, और वासा के हवाले से जो आपने ब्रीफिंग दी है उसके लिए भी बहुत शुक्रिया आपका। तो रमजान मिर्जा साहब, आपका भी बहुत ही ज्यादा शुक्रिया जनाब कि आप शो में आए और मसाइल पॉइंट आउट किए और उनका हल भी आपने बताया। तो नाज़रीन, इसी के साथ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बेहतरीन हो तो उसके लिए आपका हेयर स्टाइल भी बेहतरीन होना चाहिए। मेरा हेयर स्टाइल प्राइम हेयर क्लब की जान से बनाया गया है, जो कि जिना कॉलोनी में आइडियल बेकरी के बिल्कुल सामने उनकी आउटलेट मौजूद है। अगर आप चाहते हैं जबरदस्त हेयर स्टाइल और बॉडी केयर करें तो उसके लिए आप प्राइम हेयर क्लब जाएं। तो हमारा फेवरेट सेगमेंट किचन स्टार्ट हो चुका है। चलते हैं किचन में। हमारे साथ आज नए शेफ ज़ीशान मौजूद होंगे, तो उनसे मुलाकात करते हैं। कैसे शेफ आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। शेफ, क्या बनाने जा रहे हैं आज? आज मैं बनाने जा रहा हूँ चिकन चिली ड्राई और एग फ्राइड राइस। एग फ्राइड राइस बनाए जाएंगे जनाब, और उसके साथ साथ ड्राई चिली बनाई, चिकन ड्राई चिली बनाई जाएगी। तो जनाब, इसकी रेसिपी बताते चले हमें, क्या क्या रेसिपी होगी इसकी। और इससे पहले ये बताइएगा कि चिकन ड्राई चिली जो बनाई जाएगी वो किस चीज में, ऑयल में बनाई जाएगी या घी में बनाई जाएगी? वो ऑयल में, सलवा ऑयल में बनाई जाएगी, जो बहुत अच्छा कुकिंग ऑयल है। सलवा ऑयल में बनाई जाएगी। सलवा ऑयल के हवाले से जनाब आपको बताता चलूं कि यहाँ पे इनके अंदर विटामिन का बेहतरीन ब्लेंड मौजूद है। इसके अंदर कौन कौन से विटामिन मौजूद है वो भी आपको बता देता हूं। विटामिन ए इसके अंदर मौजूद है, विटामिन डी इसके अंदर मौजूद है, विटामिन ई इसके अंदर मौजूद है। विटामिन ए की अगर खास तौर पर बात की जाए तो आपके विजन, यानी जिन आंखों से मैं आपको देख रहा हूं उसको जरा क्लियर करते हैं। इसके साथ साथ विटामिन डी आपकी कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के लिए इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। तो अगर आपने अपनी बोन्स को मजबूत करना है तो सलवा ऑयल का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके अंदर विटामिन डी भी मौजूद है। विटामिन ई आपकी ओवरऑल हेल्थ और इसके साथ साथ आपके बालों की नशोनुमा के लिए भी बेहतरीन है। इसके अलावा ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड इसके अंदर मौजूद हैं। वो क्या काम करते हैं? आपकी हार्ट की हेल्थ को बेहतरीन बनाते हैं। बाजार के अंदर आम जो कुकिंग ऑयल मिलते हैं उनके अंदर ऐसे विटामिन मौजूद नहीं होते, मिनरल्स मौजूद नहीं होते, इसलिए आपकी हेल्थ जो है वो बेहतर नजर नहीं आती। अगर आप चाहते हैं थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हो तो हमारे लिए यही हमारा कहना होगा कि सलवा घी और इसके साथ साथ बनास्पति घी के साथ साथ जो ऑयल है उसका इस्तेमाल करें, ताकि आप बेहतरीन लज्जत के साथ साथ बेहतरीन खाना खा सकें। तो हम चलते हैं अब शेफ की तरफ
हम जानते हैं कि आज जो बनाने जा रहे हैं उसकी रेसिपी क्या होगी शेफ, ये बताते चलें साथ ही। उसकी रेसिपी होगी कि उसके लिए हमने चिकन लिया है। जी जी। चिकन को हमने मैरिनेट करके रखा हुआ है। ठीक है। और हम इसे सलवा ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे चिकन को। ठीक है। और जस्ट उसके अंदर ये ऑनियन, चिली ड्राई और जिंजर यूज़ होगा। और उसके लिए सिजलिंग है जो वो ब्लैक पेपर, चिकन पाउडर, साल्ट, वाइट पेपर, थाई चिली है जो बिल्कुल इसके स्पेशलिस्ट है। अगर ये ना हो तो फिर थाई फूड हमारा नहीं बनता। अगर इसका हल है, अगर होगा अच्छा, के अंदर। मैं जानना चाहूंगा आपसे शेफ कि हमारा चिकन कितना है, हाफ के जी है, 1 kg है, क्योंकि हम जो रेसिपी बताएंगे ना उस हिसाब से फिर बताएंगे। बिल्कुल, ये हमारा 1 पाव चिकन है। 1 पाव चिकन है। 1 पाव इसको मैरिनेट किया हुआ है। इसे मैरिनेट किया हुआ है। मैरिनेशन किस चीज में की है? मैरिनेशन इसे एग लगाया है, अंडा एक लगाया हुआ है और उसके लिए कॉर्नफ्लोर लगाया हुआ है। कॉर्नफ्लोर, एग और कॉर्नफ्लोर, एग है और थोड़ा सा साल्ट है। साल्ट है इसके साथ। पेपर है इसके अंदर थोड़ी सी। ठीक है, ब्लैक पेपर और साल्ट भी ऐड किया हुआ है। ऐड किया हुआ है क्योंकि ये जब फ्राई करते हैं उसके ऑयल के नीचे जुड़ता नहीं है साल्ट लगाने के। बिल्कुल जी, अगर आप एग और ऑयल के साथ साथ दीगर जो स्पाइसेस बताए गए हैं वो आप लगाते हैं, जब ऑयल में इसका कहना है कि इसको फ्राई किया जाएगा तो अक्सर औकात पैन के नीचे चिकन लग जाता है हाई टेम्परेचर की वजह से, तो वो नहीं लगेगा। अच्छा, सॉसेजेस का कितना कमाल है इस रेसिपी के अंदर? सॉसेजेस का कमाल है क्योंकि ये जो हमारे पास मामा सीता की पड़ी है कंपनी की ऑयस्टर सॉस और सोया सॉस, अगर ये थाई फूड के अंदर ना ऐड हो, क्योंकि थाई फूड की बेसिक चीज ये दोनों चीजें हैं। बिल्कुल, ये सॉस अगर नहीं होता तो इसमें वो टेस्ट और टेक्सचर नहीं आएगा, डेवलप नहीं होगा जी। तो मैं चाहता हूं आप स्टार्ट करें अब रेसिपी को, और चावलों के हवाले से भी आपसे मैं पूछूंगा कि चावल किस तरह से आप बनाएंगे। चावलों के हवाले से भी रेसिपी हमें बताते ही चलें साथ साथ, ताकि लोगों को पता चले। साथ साथ हम काम करेंगे, साथ साथ रेसिपीज बताएंगे, ताकि खवातीन जो घर पे बैठी देख रही हैं, ना सिर्फ खवातीन बल्कि मर्द हजरात भी जो देख रहे हैं वो इससे सीख सकेंगे। मैं भी काफी हद तक, हमारा जो किचन का सेगमेंट होता है, काफी कुकिंग जिशान सीख चुका हूं, क्योंकि आपसे पहले जो शेफ्स थे वक्तन फवक्तन मैं यहाँ पे चलाता तो था सेगमेंट। देखता हूँ अक्सर आपको कुकिंग शो में देखता हूँ। बिल्कुल। अच्छा, चावल किस तरह से बनाए? चावल जो है वो हमने बॉयल करके रखे हुए हैं, सेला चावल। और उसके लिए हमने ये लिए गार्लिक, कैरेट है और कैप्सिकम है। ठीक है। उसके लिए एग लिए हमने। हम चावलों को पहले वो करेंगे, बॉयल कर लिया, उसके बाद एग को हम फ्राई करके ये वेज उसके साथ सौते करेंगे, चावल डालेंगे और सौते करके उसे रेडी कर लेंगे। रेडी करने के बाद चावल डाल के उसके अंदर सिजलिंग डालेंगे हम चावलों की, साल्ट है, ब्लैक पेपर और चिकन पाउडर है। ठीक है। अच्छा, हम मजीद क्या स्टेप्स करेंगे? अब चिकन जो है, चिकन फ्राई करने लगे हैं ऑयल डाल के, जिनको हम थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे फ्राई करेंगे। नॉर्मल टेम्परेचर पे इसे फ्राई किया जाएगा? जी, नॉर्मल टेम्परेचर। ज़्यादा तेज़ होगा तो फिर भी वो हार्ड हो जाएगा चिकन, अगर ज़्यादा कम ऑयल होगा टेम्परेचर पर तो वो नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, फिर वो टूटना शुरू हो जाएगा। अच्छा, बात बात ऐसा भी होता है ना कि ऑयल अगर आप अच्छी क्वालिटी का यूज नहीं करते, हाँ जी, तो वो जस्ट एक बार आप इस्तेमाल करते हैं, उससे स्मेल भी आपको खाने को अच्छी नहीं आती, वो टेस्ट जो है ऑयल का वो उसके अंदर रिच जाता है, वो निकलता नहीं है टेस्ट, वो ऐसा लगता है जैसे कोई खराब चीज हमें किसी ने दे दी गई हो। मतलब ऑयल के आपकी ये खूबी होनी चाहिए कि आप जो चीज को पकाएं वो इसके अंदर पकती रहे, लेकिन इसकी स्मेल उसके अंदर पेनिट्रेट ना करे। यानी कि क्वालिटी पे डिपेंड करता है इसके अंदर क्वालिटी कितनी ऑयल की अच्छी होती है। ठीक है। अच्छा, हम टेम्परेचर क्या रखेंगे इसका, जो ऑयल के ऊपर? इसका टेम्परेचर हम करेंगे 150 के करीब। 150 के करीब टेम्परेचर होगा और उसके बाद इसे फ्राई किया जाएगा इसमें। ठीक है। अच्छा, राइस जो है वो कौन से इंतखाब करना है? चावलों का भी बहुत सारी सुपर कर्नल होते हैं, बासमती के चावल होते हैं, हमें इंतखाब किसका करना चाहिए? इंतखाब हमें सुपर यानी कि सेला चावल का करना चाहिए, क्योंकि जो अच्छा, सेला चावल के हवाले से ये मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगा। लोगों का अक्सर होता है कि सेला चावल का टेस्ट वैसा नहीं होता जैसा होना चाहिए था, नहीं, क्योंकि मार्केट के अंदर जो चावल आते हैं वो उनको तो पॉलिश किया जाता है और पॉलिश करने के बाद जो है वो उसे मार्केट के अंदर लाया जाता है, और ये कहा जाता है कि न्यूट्रिएंट्स भी काफी हद तक कम हो जाते हैं उसमें। क्योंकि जो ये सेला चावल होते हैं ये 2-3 क्वालिटियों के होते हैं। एक अच्छी क्वालिटी के जो चावल होते हैं उनका टेस्ट वही रहता है, बेशक आप उसे 3 दिन बाद भी यूज कर लें। अच्छा, मैं थोड़ा सा पीछे हट जाता हूं, क्योंकि जनाब आप इसमें चिकन को डालने लगे और मुझे हमेशा इस चीज का डर लगता है कि छींटे जो हैं वो ऊपर ना उठे, लेकिन जितने भी शेफ आए वो तो न डर होके इस चीज को डाल देते हैं।
डर नहीं लगता आपको ये शीशे ऊपर पड़े? हमारा काम है, देखें हमें 9-10 साल हो गए इस फील्ड में, ये हमारा काम है, इससे अब डर नहीं लगता। पहले लगता होता था डर, अब तो यानी कि आदत सी हो गई। आदत सी होगी। अच्छा, इसमें डालते ही चिकन का रंग जो है मुकम्मल तौर पे चेंज हो गया, क्योंकि इसके अंदर हमने वो एग वगैरह डाला हुआ था ना, उसने एग ने जैसे ही उसे कुक करना शुरू किया तो उसने अपना कलर उसे दे दिया। ठीक है, वैसे स्मेल तो बड़ी जबरदस्त आ रही है और उम्मीद कर रहे हैं कि जनाब आज जो आप डिश बनाएंगे वो बड़ी बेहतरीन और लज्जत भरी होगी। तो हमारे साथ आज सीटीओ साहब भी मौजूद होंगे, उनको भी टेस्ट करवाएंगे जी हमारे शेफ ने कैसा खाना बनाया। तो हमारे साथ आज स्पेशल गेस्ट मौजूद है। जितनी देर आप इसे बना रहे हैं मैं चलता हूं कि हमारे गेस्ट का इंट्रोडक्शन हम करवाते चलें और इसके साथ साथ शहर के बहुत सारे आज मसाइल हैं ट्रैफिक के हवाले से, उनके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ जी बड़े स्पेशल गेस्ट हैं जो कि मौजूद हैं हमारे साथ। हसन अफजल साहब जो कि सीटीओ फैसलाबाद हैं वो मौजूद है। वेलकम करते हैं जनाब आपको शो के अंदर। थैंक यू। आपकी मूंछों के ताव को देख के लग रहा है कि बड़े दबंग अफसर होंगे आप। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जी कि मूंछों के साथ साथ ट्रैफिक के मसाइल को भी इंशाल्लाह पूरे तरीके से भरपूर तरीके से हल करने की कोशिश करें इंशाल्लाह। वैसे आप मुझे लग रहे हैं कि टफ टाइम देंगे फैसलाबाद को। इंशाल्लाह जी, यहाँ की पब्लिक की सपोर्ट चाहिए, मीडिया की सपोर्ट चाहिए, यहाँ की सिविल सोसाइटी की सपोर्ट चाहिए। तो अच्छी इनपुट्स और अच्छी सजेशंस और प्रपोजल्स के साथ इंशाल्लाह ट्रैफिक के मसाइल को उजागर करके लोगों में अवेयरनेस भी क्रिएट करेंगे, लोगों को गाइड करेंगे, लोगों को फैसिलिटेट करेंगे और लॉजिस्टिक्स और रिसोर्सेज को हम ट्रैफिक वार्डन्स तक और पब्लिक तक, जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, स्टॉपर्स हैं, इलेक्ट्रिक रॉड्स हैं, बैरियर्स हैं, ट्रैफिक के फ्लो को स्मूथ बनाने के लिए इंशाल्लाह बेहतरीन कोशिशें हम ब्रूए कार लाएंगे। अच्छा सर, मैं माजरत के साथ जो गुज़श्ता सीटीओ थे बहुत सारे मसाइल हमने हाईलाइट करवाए लेकिन वो खातिर ख्वाह इंटरेस्ट नहीं लेते नजर आते थे। इवन ट्रैफिक जैम्स होते थे और उनको हम बताते भी थे, साथ साथ पॉइंट आउट भी करते थे जहां पे ट्रैफिक वार्डन्स नहीं मौजूद, सड़कों का कहां पे बुरा हाल है, कहां पे ट्रैफिक की रवानगी ज्यादा है, कहां पे लोड ज्यादा है, कौन से ट्रैफिक सिग्नल्स हैं जो कि खराब हैं, कौन से रोड्स तंग हैं जहां पे ट्रैफिक वार्डन्स की ज्यादा जरूरत है। ये तमाम चीजें उनको हाईलाइट करवाई लेकिन वो उस तरह से एक्टिव नजर नहीं आए जैसे उनको होना चाहिए था। अल्टीमेटली इसका खामियाजा जो है वो आवाम को भुगतना पड़ता था। ट्रैफिक जैम रहती थी, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहती थी, आधा घंटा ट्रैफिक जाम, घंटा 2 घंटे ट्रैफिक जाम रहने के बाद शहरी गाड़ियों से निकल के खुद ट्रैफिक के मसले को हल करवाते हुए नजर आते थे और जैसे मसला हल होता था वहां पे लोड कम होता था, जो शहरी करवा रहा होता था मसले को हल, गाड़ी में बैठ के जैसे जाता था पीछे से फिर लाइन लग जाती थी। अब मौजूदा सूरत हाल की बात कर लेते हैं, मैं बारी बारी पॉइंट आउट करूंगा तमाम मसाइल को। सबसे पहले कश्मीर अंडरपास की कंस्ट्रक्शन जिस जगह पे हो रही है, हमने बारहा दफा ये जो चीजें हैं हमने बताई वहां पे कि ट्रैफिक के बहुत ज्यादा मसाइल है, क्योंकि जैसे ही स्कूल खुल जाने उसके बाद तो वहां पे अनकंट्रोल्ड सिचुएशन शुरू हो जाएगी। अनकंट्रोल्ड सिचुएशन किस तरह से शुरू होती है, वहां पे मेन रोड तो आपको पता है कि उन्होंने अंडर पास की कंस्ट्रक्शन के लिए उखाड़ा हुआ है, सर्विस लाइन को इस्तेमाल किया जाता है ट्रैफिक के लिए। अब सर्विस लाइन छोटी होने की वजह से वहां पे ट्रैफिक का बहाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कोरोना के दिनों में तो बहाव कम था किसी हद तक, इसके बावजूद ट्रैफिक की रवानगी शदीद मुतासर होती थी। अब आगे स्कूल खुलने जा रहे हैं, जैसे ही स्कूल खुलेंगे वहां पे लोड इस कदर ज्यादा हो जाएगा कि 3-3 घंटे तक मुझे लगता नहीं है कि वहां पे मसले जो हैं वो हल होंगे, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहेंगी और ट्रैफिक ब्लॉक रहेगी। उसके लिए सर कोई मुनासिब प्लान चाहिए, तो क्या स्ट्रेटजी है जो कि सीटीओ ऑफिस की तरफ से बनाई जाएगी उस मसले को हल करने के लिए? जी इंशाल्लाह, जैसे आपने खुद ही हाईलाइट किया है, जो कश्मीर अंडरपास है वो इसीलिए कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है क्योंकि वहाँ ट्रैफिक ब्लॉकेट बहुत ज्यादा होती थी। ये ट्रैफिक के स्मूथ फ्लो को इंश्योर करेगा। मीनवाइल टिल द कंप्लीशन ऑफ द कश्मीर अंडरपास जो सर्विस रोड यूज हो रही है अब्दुल्लापुर अंडरपास से लेके ऑनवर्ड्स कश्मीर अंडरपास या 4 चक के पुल तक, उसमें हम ये देखते हैं कि वहां सर्विस लेन पे ट्रैफिक फ्लो बहुत ज्यादा हो जाता है और दोनों साइड से ट्रैफिक आ रही है और उसके साथ सबर्ब्स में एरियाज और आबादियां और कॉलोनीज बहुत ज्यादा लगती हैं। कुछ जगहों पे मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि रोड जो है वो बिल्कुल गड़ा बन चुकी है और बारिश के पानी की वजह से रोड जो है वो बिल्कुल बैठ गई हुई है, जिसकी वजह से खुदा ना खास्ता किसी किस्म का कोई एक्सीडेंट भी पॉसिबल हो सकता है। इस हवाले से कल ही डीएसपी हेडक्वार्टर्स को और हमारे मुतल्लिका ऑफिसर्स को ये डायरेक्शंस भी पास किए हैं कि फॉरन फ्लैशर लाइट्स ये ख़रीद के वहाँ इंस्टॉल की जाएं, रिफ्लेक्टर्स वहाँ इंस्टॉल किए जाएं, साइन बोर्ड्स वहाँ लगाए जाएं ताकि एटलीस्ट लोगों को टिल द कंप्लीशन ऑफ द अंडरपास वहाँ से गुजरते हुए खुदा ना खास्ता किसी खड्डे में उनकी गाड़ी का टायर ना फंस जाए या गाड़ी का किसी किस्म का या कोई ह्यूमन लॉस ना खुदा ना खास्ता से हो जाए। एक तो इस चीज़ को इंश्योर करेंगे। दूसरा,
मेन केनाल रोड के साथ जो सर्विस रोड्स हैं वो हमने देखा है कि पिछले 1 to 2 ईयर्स में उनको दोबारा से बनाया गया और सर्विस लेन काफ़ी ज़्यादा खुली भी हो गई है और उस पर ट्रैफिक का फ्लो काफ़ी स्मूथ भी जा रहा है। कुछ वहाँ शॉपिंग मॉल्स और प्लाजास भी बने हैं, उनकी अपनी पार्किंग है, लेकिन उनके बाहर जो रश होता है उसको इंश्योर करेंगे कि पार्किंग जो है वो डेजिग्नेटेड एरियाज पे हो। बिल्कुल, ट्रैफिक वार्डन्स की ड्यूटीज़ को हम इंश्योर कर रहे हैं। सबसे पहले जो स्टेप लिया है मैंने CTO की सीट को ज्वाइन करते वो विजिबिलिटी है। ट्रैफिक वार्डन्स रोड्स पे उनकी प्रेजेंस, उनकी मूवमेंट, हमारे पास जितनी व्हीकल्स हैं, मोटर बाइक्स हैं, उनके ऊपर रिवॉल्विंग लाइट्स हैं, फ्लैशर लाइट्स हैं, कम से कम ट्रैफिक वार्डन्स की मौजूदगी नजर आनी चाहिए और ट्रैफिक को रेगुलेट करते हुए नजर आए इंशाल्लाह। अच्छा, आप ये तो हो गया कश्मीर अंडरपास का, वहां पे चले फ्लैशर लाइट्स भी लग गई, आप एक्स्ट्रा वार्डन्स भी तैनात करेंगे, उम्मीद है वहां पे सूरत हाल जो है मजीद बेहतर होगी। लेकिन जैसे ही स्कूल खुलेंगे सर, वहां पे एक पूरा प्लान चाहिए होगा हमें, जिसके तहत वहां से ट्रैफिक की रवानगी को मुतासर होने से बचाया जा सके, क्योंकि जब स्कूल्स का लोड बढ़ता है, स्पेसिफिकली उस पॉइंट पे बड़े 2 स्कूल्स ऐसे हैं जिनके अंदर रूट्स भी आ जाता है और सिटी स्कूल भी आ जाता है, इस तरह के और भी काफी स्कूल हैं उस लेन के अंदर। जब छुट्टी होती है उनको, तो वहां पे बच्चे जब लेने के लिए आते हैं, गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती हैं। अब उस जगह पे स्पेसिफिक पॉइंट पे रश ज्यादा होने की वजह से स्कूल के बाहर पूरी रोड जो है खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा और एक लंबा अरसा तक तकरीबन 2 से 3 घंटे ट्रैफिक जैम रह सकती है। तो उसके लिए एक प्लान चाहिए होगा कि फ्लैशर लाइट्स के साथ, वार्डन्स के साथ एक प्लान ऐसा तश्कील दिया जाए कि ट्रैफिक की रवानगी मुतासर ना हो। अच्छा, दूसरा पॉइंट सर यहाँ पे मैं जिक्र करता चलूं, जब जाल का जो पुल है वहां से उतरे, ये जाल पूरी मार्केट जो है, यहाँ पे एक तो इंक्रोचमेंट, दूसरी पार्किंग जो है वो बहुत ज्यादा की जाती है। वहां पे ये नहीं कि ट्रैफिक वार्डन्स नहीं खड़े होते, ट्रैफिक वार्डन्स भी हम वक्त वहां पे खड़े होते हैं, लेकिन मसला जो देखने को नजर आता है कि ट्रैफिक अक्सर वहां पे जाम रहती है। अब जो मैंने ऑब्जर्व किया कि ट्रैफिक जैम क्यों रहती है, वहां पे उस रोड के ऊपर पार्किंग मना की गई है, इसके बावजूद पार्किंग तकरीबन 20 से 30 फीट तक मेन रोड के ऊपर ही पार्किंग की जाती है, जिसके अंदर बाइक्स भी हैं, मोटरसाइकिल गाड़ियां भी हैं और बड़ी गाड़ियां भी जो माल लेके आ रही होती हैं वहीं पे लग के अपना माल उतार रही होती हैं। उसके लिए सर कोई मुनासिब हिकमत अमली तैयार करनी चाहिए कि पार्किंग को वहां से उठाया जाए ताकि वो रोड खुला हो, क्योंकि जितनी अहम शाहराह वहां पे है, बड़ी मार्केट है, ट्रैफिक जैम अक्सर रहता है वहां पे। जी इंशाल्लाह, ये आपने बड़े अच्छे 2 पॉइंट्स और एरियाज को नोट करवाया है। बेसिकली जब झाल फ्लाईओवर से हम सत्याना रोड की तरफ उतरते हैं और वहां भी हमने देखा है कि काफी ज्यादा ट्रैफिक जो है वो जैम हो जाती है, ट्रैफिक का फ्लो और प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। जैसे आपने बताया कि पार्किंग के इश्यूज हैं, ये पूरे सिटी में है, हमारी अबव 8 मिलियन और परहैप्स 8.5 मिलियन के राउंड अबाउट पॉपुलेशन है, लेकिन जो पार्किंग मैकेनिकल प्लाजाज हैं इनकी कमी है, डेजिग्नेटेड पार्किंग लॉट्स की कमी है। तो इस हवाले से हमारी कोशिश ये होगी कि जो ट्रेडर्स हैं, जो मार्केट के लोग हैं, जिनकी वहाँ शॉप्स हैं, जिनके आउटलेट्स हैं, उनको ऑन बोर्ड किया जाए, उनसे रिक्वेस्ट की जाए कि एटलीस्ट मार्केट उनकी अपनी शॉप्स के अंदर उनके सारे बिजनेसेस होते रहें, किसी किस्म का बिजनेस या उसका डिस्प्ले रोड्स के ऊपर ना हो, जिसकी वजह से जो लोग आते हैं उनको पार्किंग के लिए मुनासिब जगह मिल सके। पार्किंग लेन्स को वहां इंशाल्लाह मिनिमाइज किया जाएगा, उसको सिस्टमाइज किया जाएगा। 3 या 4 लेन्स, जिसकी वजह से आधी से ज्यादा रोड ब्लॉक हो जाती है, उसकी बजाय कोशिश की जाएगी कि मैक्सिमम 1 या 2 लेन्स वहां अलाउ की जाएं। अक्सर ट्रेडर्स या शॉपकीपर्स की अपनी पर्सनल व्हीकल्स सुबह को जब वो शॉप पे आते हैं काम पे, तो वो वहीं पार्क करते हैं और उसके बाद जब उनके कस्टमर या क्लाइंट आते हैं तो वो उसके पीछे अपनी व्हीकल को पार्क करते हैं। और 1-2 व्हीकल्स अगर रॉन्गली पार्क हो जाती हैं तो एक प्रेसिडेंस सेट हो जाती है, जिसके पीछे फिर तमाम गाड़ियों की लेन लग जाती है। उसको इंश्योर करेंगे कि इंशाल्लाह उनको ऑन बोर्ड लेके उनको ये चीज़ डिस्कस की जाए लोकल मार्केट के ट्रेडर्स के साथ, और लोगों को भी इस हवाले से गाइड किया जाएगा और इस चीज़ को इंशाल्लाह स्ट्रिक्टली इन्फोर्स भी किया जाएगा, ताकि जो ट्रैफिक का फ्लो है उसमें किसी किस्म का खलल ना पैदा हो। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा सर, घंटा घर के 8 बाजारों की बात कर लेते हैं। वहां पे सूरत हाल इंतहाई बुरी है। अब वो बुरी किस तरह से है कि एक तो पहले कचहरी बाजार की मैं बात करता हूं कि यहाँ पे सबसे पहले पार्किंग फैसलाबाद की जो कंपनी थी उसका वो बिराजमान थी और वहां पे पार्किंग के मामला वो मैनेज करती थी, लेकिन सीसीटीवी में आया कि पार्किंग कंपनी के ही मुलाजमीन चोरियों में मुलव्वस थे। वहां से मोटर बाइक्स निकालने में या चोरी करने में पार्किंग के मुलाजमीन ही जो थे वो मुलव्वस थे। उसके बाद ताजरों ने एक्शन लिया और वहां से पार्किंग कंपनी को निकाल दिया। पार्किंग कंपनी के निकलने के बाद वहां पे यूनियन थी कचहरी बाजार की अपनी ताजरों की, जिन्होंने पार्किंग को संभालना शुरू कर दिया। लेकिन देखने में यह आया कि यूनियन भी लाखों रुपए अर्न कर रही थी, लेकिन गवर्नमेंट के खजाने में कोई नहीं था पैसा जा रहा। उसके बाद हमारे एससी सिटी अयूब बुखारी हैं जिन्होंने एक्शन लिया और एक्शन लेते हुए यूनियन से पार्किंग को छुड़वा दिया।
मसला ये है यहाँ पे कि इस वक्त पार्किंग किसी के अंडर नहीं, वहां पे अनकंट्रोल्ड सिचुएशन शुरू होगी। अब अनकंट्रोल्ड सिचुएशन की वजह से जहां पे 40 से 50 फुट एक साइड पे लगती है पार्किंग की लेन, वहां दूसरी साइड पे भी अब पार्किंग लगना शुरू हो गई है जहां पे मना था पार्किंग करना। उसकी वजह से बाजार में से गुजरने का रास्ता जो है तकरीबन 10 से 15 फुट रह गया है और अक्सर औकात ट्रैफिक जैम रहती है, नंबर 1। नंबर 2, बाकी बाजारों की अगर बात की जाए, बहुत सारे बाजार ऐसे तय किए गए थे जिनके अंदर यह कहा गया था कि वन वे सिस्टम होगा। जैसे कचहरी बाजार में अगर आप एंटर होते हैं वहां से वापस निकल नहीं सकते, आपको दूसरा बाजार अमीपुर बाजार का रास्ता जो है इख्तियार करना पड़ेगा या रेल बाजार का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, और रेल बाजार और अमीपुर बाजार से आप एंटर नहीं हो सकते क्योंकि वो भी वन वे। लेकिन वहां पे वन वे की खिलाफ वर्जी इंतहाई ज्यादा है और अरूज पे, मतलब अगर रोजाना 1000 बंदा वन वे की खिलाफ वर्जी करता है तो उसमें से 2 या 3 के या 5 के या 10 के या 20 के 100 के भी अगर चलान होते हो तो फिर भी इतनी ज्यादा अमाउंट में लोग हैं जो कि वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। उसकी वजह से अल्टीमेटली वहां पे ट्रैफिक ब्लॉक रहती है और ताजरों की जानिब से ये हमेशा गिला किया गया है कि ट्रैफिक वार्डन्स की तादाद उतनी नहीं 8 बाजारों में नजर आती जितनी होनी चाहिए। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे, कोई जामिया प्लान या हिकमत अमली तैयार की गई है? सर, इसमें 3 पॉइंट्स बेसिकली हाईलाइट किए गए हैं आपके क्वेश्चन में। एक ट्रैफिक वार्डन्स की प्रेजेंस है, दूसरा पार्किंग के इश्यूज हैं और तीसरा वन वे की वायलेशन है। सबसे पहले मैं वन वे की वायलेशन के ऊपर आता हूं। कल मैंने अपने तमाम सर्कल इंचार्जेस और सेक्टर इंचार्जेस के साथ, जो कि दोनों शिफ्ट्स में इंक्लूडेड हैं, अराउंड अबाउट 40 के करीब हमारे सेक्टर इंचार्जेस हैं क्योंकि 20 सेक्टर्स हैं, और हमारे जो डीएसपी हजरात हैं उनसे एक डिटेल्ड मीटिंग की गई है। उसमें सबसे ज़्यादा फोकस ट्रैफिक के स्मूथ फ्लो और वन वे की वायलेशन के ऊपर कहा गया, क्योंकि वन वे की जो वायलेशन है ये डायरेक्टली ट्रैफिक पुलिस की अथॉरिटी को या गवर्नमेंट के रेट को ये चैलेंज करने वाली बात है। डेजिग्नेटेड रोड्स हैं, रूट्स हैं, उनके एंट्री एग्जिट पॉइंट्स बनाए हुए हैं, उनका वन वे फ्लो दिया गया है। तो अगर उसको कोई वायलेट करता है तो इट मीन्स कि ट्रैफिक पुलिस बिल्कुल पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। इसमें इंश्योर करेंगे कि इंशाल्लाह फैसलाबाद के 8 बाजारों के जो कि क्लॉक टावर में है और इसके अलावा जो बाकी मेन रोड्स हैं किसी भी किस्म की वन वे की वायलेशन ना हो। चूंकि हमारे शहर में मोटर बाइक्स, चिंची रिक्शाज ये बहुत ज़्यादा ऑन रोड होते हैं गाड़ियों के साथ साथ, तो इसमें ये जो छोटी व्हीकल्स हैं ये अक्सर वन वे की वायलेशन करते हुए शॉर्टकट लेके या रॉन्ग यू टर्न लेके अपने मंजिल पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो इसको इंश्योर किया जाएगा कि वन वे की वायलेशन किसी भी सूरत में वो काबिल कबूल इंशाल्लाह नहीं होगी। और उसमें जैसे आपने बताया ट्रैफिक वार्डन्स की प्रेजेंस है। चलें सर, इन बाकी 2 सवालों के जवाब आपसे ब्रेक के बाद लूंगा, ब्रेक का वक्त हो गया है। तो जनाब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ हसन अफजल साहब मौजूद हैं जो कि सिटी ऑफ फैसलाबाद हैं और मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले घंटाघर के 8 बाजारों की मौजूदा सिचुएशन के हवाले से गुफ्तगू की जा रही थी और बड़ी जबरदस्त ब्रीफिंग सीटीओ साहब की तरफ से दी जा रही थी। मजीद गुफ्तगू करते हैं। अच्छा सर, आपने वन वे ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन के हवाले से बताया, अब बाकी जो 2 सवाल थे उनमें से ट्रैफिक वार्डन्स की तैनाती और इसके साथ साथ जो पार्किंग के मसाइल हैं उस हवाले से क्या जामिया प्लान जो है वो तैयार किया गया है, उस हवाले से ब्रीफ कीजिए। जी इंशाल्लाह, इसमें हमें अपने रिसोर्सेज में रहते हुए एक बेहतरीन स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है और उस पर हम वर्किंग भी कर रहे हैं इंशाल्लाह। फैसलाबाद में मैं आपको थोड़े से अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स पुटअप करूँ तो 8 मिलियन या 8.5 मिलियन के पॉपुलेशन के लिए अराउंड अबाउट 850 के करीब जो ऑन रोड वार्डन्स हमारे पास अवेलेबल स्ट्रेंथ है। टोटल हमारे पास जो स्ट्रेंथ है डेट इज़ क्लोज टू 1000, जिसमें हमारे ऑफिस स्टाफ को निकाल के 850 के अराउंड अबाउट वार्डन्स हमारे रोड्स पे प्रेजेंट होते हैं। अगर आप ये रेशो निकालें तो अराउंड अबाउट 10,000 पर्सन्स के लिए फैसलाबाद में या पैसेंजर्स के लिए सिर्फ एक वार्डन अवेलेबल है। कल मीटिंग में ये तमाम हमारे सेक्टर्स और सब सेक्टर्स को डिस्कस किया गया है और अगर बाकी फैसलाबाद के दूसरे इलाकों की बात की जाए तो उसमें वार्डन्स की स्ट्रेंथ बहुत ही कम है। क्लॉक टावर के हमारे 2 सेक्टर्स हैं लेकिन इसमें स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, चूंकि ये फैसलाबाद का सेंट्रल पॉइंट है, बिजनेस का हब है, तो बाकी कुछ सेक्टर से ओरिएंटेशन करवा के वार्डन्स को दोबारा इधर लाया जाए ताकि यहाँ ट्रैफिक का जो स्मूथ फ्लो है उसको इंश्योर किया जाए इंशाल्लाह। नेवरदिलेस जो हमारे पास अवेलेबल स्ट्रेंथ है उसमें हम सब सेक्टर्स को इंशाल्लाह रीओरिएंटेशन करेंगे ताकि हमारे पास बेहतरीन किस्म के रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन हो सके। सर, जहाँ तक आपने पार्किंग की इशू की बात की है,
क्लॉक टावर के जो 8 बाज़ार्स हैं उनसे अगर हम देखें तो उनके नज़दीक कोई ऐसा हमारे पास मैकेनिकल प्लाजा या कोई पार्किंग लॉट ऐसा अवेलेबल नहीं है जहां हम कोई डेजिग्नेटेड पार्किंग स्पेस को लोगों के लिए इंश्योर कर सकें। मीनवाइल काफ़ी हद तक समटाइम्स पार्किंग के इश्यूज़ को बेहतर बनाने की कोशिश की गई है और उसमें कुछ हद तक कामयाबी भी हुई है, लेकिन वक्तन फ़वक्तन वो चीज़ें वक्त के साथ साथ डेट्रियोरेट होती गई हैं। शायद उन पर मुसलसल तवज्जो नहीं दी गई या उनको इंश्योर करने के लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया गया, तो एक टेम्प्रेरी स्टेप्स लिए गए थे। आपने बताया कि एक साइड पे अगर पार्किंग होती है तो दूसरी साइड पे भी शुरू होने लगती है, जिसकी वजह से बीच में एक हमारे पास पैसेज वे रह जाता है। इंश्योर करेंगे इंशाल्लाह कि जिस एक साइड पे पार्किंग है उसी साइड पे रहे, दूसरी साइड पे किसी किस्म की पार्किंग ना हो। समटाइम्स ऐसे होता है कि सिर्फ एक ही लेन गाड़ियों के गुजरने की होती है और 5-5-6-6 लेन्स वो पार्किंग में ऑक्यूपाइड होती हैं। तो इंशाल्लाह 2 से 3 लेन्स एटलीस्ट गाड़ियों की पैसेज के लिए हो और पार्किंग सिर्फ एक ही साइड पे हो। उसमें हम टाइमिंग्स को भी डेजिग्नेट कर सकते हैं, उसमें हम ट्रैफिक की कैटेगरी व्हीकल्स की बना सकते हैं, उसमें हम ये देख सकते हैं कि पैसेंजर व्हीकल्स में अगर कोई फैमिली के साथ है उसको एंट्री अलाउ किया जाए, अगर कोई सिंगल पर्सन है और उसके साथ फैमिली नहीं है लेकिन उसके साथ बड़ी गाड़ी है तो उसके लिए कोई डेजिग्नेटेड स्पॉट्स बना दिए जाएं। मोटरसाइकिल्स जो हैं वो डेफिनेटली ईजी कम्यूटेशन के लिए होते हैं तो उनकी पार्किंग भी लेस स्पेस लेती है, लेकिन उनका जो रॉन्ग वे या रॉन्ग रूट लेने वाली बात है उसको इंशाल्लाह इंश्योर किया जाएगा कि ऐसा ना हो। अच्छा सर, डेजिग्नेटेड पॉइंट्स की आपकी तरफ से बात की जाए और ये बड़ा अच्छी सोच है कि ऐसा होना भी चाहिए। सजेशन एक, बाकी आप देख लीजिएगा कि अगर ऐसा किया जाए, ऐसा मुमकिन हो जाए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अभी कोई ऐसी पार्किंग प्लॉट वहां पे मौजूद नहीं है या प्लाजा मौजूद नहीं है जहां पे जाके पार्किंग का लोड जो है वो डाल दिया जाए और बाजारों को सुकून मिल सके, लेकिन हम मुमकिन तौर पे ऐसा भी कुछ कर सकते हैं क्योंकि वसाइल जो मौजूद हैं उनको बरूए कार लाते हुए मसले को हल करने की अगर कोशिश की जाए वक्ती तौर पे तो वो बेहतर हो सकता है। अगर वो पॉइंट जहां पे आपका सिविल लाइन का ऑफिस है, कचहरी बाजार चौक है, वहां से लेके गुमटी चौक तक की रोड को, क्योंकि दोनों तरफ से जो मेन रोड है वहां से ट्रैफिक चल सकती है, ये दरमियान के पॉइंट को अगर बंद करके बैरियर्स के साथ पार्किंग के लिए मुख्तस कर दिया जाए तो मेरा ख्याल है बहुत सारे मसले पार्किंग के हल हो सकते हैं, जिनमें कचहरी बाजार की पार्किंग आ जाएगी और उसके बाद चिन्योट बाजार की पार्किंग आ जाएगी, रेल बाजार की आ जाएगी और कारखाना बाजार की भी पार्किंग वहीं पे दोनों साइडों पे रोड अगर बंद हो, दोनों साइडों से, क्योंकि इसके ऊपर जो रोड्स मौजूद हैं दोनों साइडों पे गलियां मौजूद हैं जिनके इंटरनल साइड पे भी उनके डोर्स हैं, तो कोई कारोबारी मुतासर नहीं हो सकती सरगर्मी। कोई भी शख्स आएगा वहां पे गाड़ी अपनी पार्क करके फुटपाथ को इस्तेमाल करता हुआ पैदल जाके खरीदारी भी कर सकता है। ना तो ताजरों की तरफ से पॉइंट उठेगा और ना ही ट्रैफिक के मसाइल सामने आएंगे, क्योंकि जब पार्किंग वहां पे लगी होगी वहां पे रोड का बहाव सिर्फ इतना होता है कि कचहरी बाजार से जिसने निकलना है उसने रेल बाजार या गुमटी चौक तक जाने के लिए उस रोड को इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर हम इस रूट को बंद करके पार्किंग के लिए मुख्तस करते हैं तो इससे आप कचहरी बाजार चौक से निकल के जिला कौंसिल वाली साइड से ऊपर से घूम के भी गुमटी चौक पे आ सकते हैं। तो आप इस तरह के पॉइंट्स को क्यों नहीं यूज कर रहे, जिसको बंद करने से भी ट्रैफिक का बहाव भी नहीं मुतासर होगा लेकिन पार्किंग के लिए भी उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। जी, आपकी बड़ी अच्छी प्रपोजल है, इंशाल्लाह इसको टेकन फॉर कंसिडरेशन और इंशाल्लाह इस पे वर्किंग करके इसको इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश भी की जाएगी और इसमें जो मुतलका वहाँ के ट्रेडर्स हैं उनको भी ऑन बोर्ड किया जाएगा। इसके साथ साथ पार्किंग की टाइमिंग्स के भी इशू होते हैं। कुछ गाड़ियाँ या व्हीकल्स या मोटर बाइक्स ऐसी होती हैं, पैसेंजर व्हीकल्स ऐसी होती हैं जो कि आते हैं, अपनी ख़रीदारी करते हैं और फ़ौरन वहाँ से रिमूव कर लेते हैं अपनी व्हीकल को, वापस चले जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो सुबह से आके पार्क होती हैं, दोपहर तक या शाम तक वहाँ पार्किंग होती रहती है। इस चीज़ के लिए एक मैकेनिज्म इंशाल्लाह हम डिवाइस करेंगे कि जो पार्किंग की टिकट अगर किसी को इशू होती है तो उसके ऊपर टाइमिंग को मेंशन किया जाए और उस जो पैसेंजर है उससे ये बात की जाए कि आपने कहाँ खरीदारी करनी है और कितना आपको यहाँ टाइम दरकार होगा। अगर किसी ने लंबे अरसे के लिए अपनी गाड़ी पार्क करनी है उसको एक डेजिग्नेटेड स्पॉट की तरफ उसको डाइवर्ट कर दिया जाएगा। जो टेम्प्रेरी पार्किंग्स होंगी उनको अगर मेन बाजार के अंदर एंट्री दे दी जाए तो शायद वो हमारे लिए ट्रैफिक फ्लो के लिए ज़्यादा कोई इशूज़ ना बना सके। अच्छा सर, क्योंकि ट्रैफिक के जब भी पार्किंग के मसाइल आते हैं तो ट्रैफिक के आते हैं, ट्रैफिक के आते हैं तो अल्टीमेटली वार्डन्स को जो है वो खामियाजा उसका भुगतना पड़ता है, ओवरलोड करना पड़ता है, चीज़ों को तायनात भी ज़्यादा करते हैं। तो आप इंतज़ामिया के साथ, एसी सिटी के साथ, डीसी के साथ एक मुलाकात करके कोई ऐसा प्लान मुतारफ करवाएं जिससे ट्रैफिक का लोड कम हो, पार्किंग के मसाइल हल हों, कोई बोली करवा दी जाए पार्किंग की उनको, ताकि गवर्नमेंट को भी पैसा इकट्ठा हो और इसके साथ साथ वो डेजिग्नेटेड पॉइंट्स जो होंगे उनको भी संभालने वाला कोई हो। इसके बारे जवाब लूंगा लेकिन आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। इस वक्त फ्राइड राइस जो है वो तैयार किए जा रहे थे। चिली चिकन भी काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है। जैसा कि आप इसे भी देख सकते हैं, बड़ी खूबसूरत महक जो है वो उठ रही है और चिली चिकन भी काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है। फ्राइड राइस रह गए थे, वो भी अब तैयार है मेरा ख्याल। तो शेफ ज़िशान से पूछते हैं, जनाब फ्राइड राइस की स्मेल से तो लग रहा है कि तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल तैयार हो। तो मेरा ख्याल है आप इसे प्रेजेंट किया जाए। जी, बिल्कुल। और इसका अरोमा जो उठ रहा है जनाब, बड़ा बेहतरीन और ज़बरदस्त उठ रहा है। मैं चाह रहा हूं कि शेफ इसे अब प्रेजेंट करें और उतनी देर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्राई चिली चिकन जो है वो तैयार हो चुका है। टेस्ट करता हूँ थोड़ा सा। काफ़ी ज़बरदस्त तैयार है जनाब। और इसकी महक जो है, इसका अरोमा जो है, इसका टेस्ट और टेक्सचर, तमाम की तमाम चीज़ें बड़ी बेहतरीन है। अब प्रेजेंट किया जा रहा है। प्रेजेंटेशन बड़ी डिपेंड करती है किसी भी डिश की। जब आप उसे अच्छे से प्रेजेंट करते हैं तो देखने वाले के मुंह में पानी तो आ ही रहा होता है, देख के इसे दिल भी ललचाना शुरू हो जाता है। तो शेफ ज़िशान हमारे साथ मौजूद हैं। शेफ बताइएगा कि ज़्यादातर लोग आजकल इस तरह की डिशेस को बहुत पसंद कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की क्यूरीज भी आती हैं कि आप फलां डिश बना के हमें सिखाएं, फलां डिश हमें बनाना सिखाएं। घरों के अंदर अब इसे तैयार किया जाता है, पहले रेस्टोरेंट्स के अंदर ज्यादा तैयार किया जाता है। अब तो कुकिंग बहुत आसान हो गई है। जैसे कोथम मिथम वगैरह ने ना लोगों को बड़ा यानी कि आगे की तरफ धकेल दी है, तो उस वजह से। अच्छा, मैं देख रहा हूँ सॉसेजेस की वजह से जो इसका टेक्सचर है काफी हद तक चेंज हुआ है और टेस्ट भी ज्यादा सॉसेस की वजह से ही इसका बना है। तो अब मेरे ख्याल है चिकन ड्राई चिली जो है उसे पोर किया जाएगा प्लेट के अंदर। फ्राइड राइस तो डाल दिए गए हैं, अब चिकन ड्राई चिली रह गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं जनाब, काफ़ी एक्सपर्ट हैं। ऐसे वैसे मैं घुमाऊँ ना तो मैं बाहर गिरा दूँ तो इसके लिए एक्सपर्टी काफ़ी चाहिए होती है, एक्सपीरियंस की बात होती है। तो अब चिकन ड्राई चिली भी तैयार हो चुका है। तो मैं चाहता हूँ कितनी देर और लगेगी? 1 सेकंड, 5 से 10 सेकंड के अंदर अब ये मुकम्मल तौर पे रेडी हो जाएगा। और इसकी अरोमा इसका बता रहा है मुझे कि जो महक उठ रही है, मेरा तो दिल ललचा रहा है शेफ। मैं चाह रहा हूँ जल्दी जल्दी आप इसे रेडी करें ताकि हम सीटीओ साहब को भी ये खिलाएं और ख़ुद भी खाएं। और ज़बरदस्त जो आज तैयार किया गया है, हमारा ब्रेकफास्ट ही होगा जनाब, लंच तो नहीं। तो उसको हम सीटीओ साहब को भी टेस्ट करवाएंगे। देखते हैं कि शेफ ज़िशान के हाथों में कितना टेस्ट है। जैसा कि आप देख सकते हैं नाज़रीन कि ज़बरदस्त डिश जो है वो आज तैयार की गई है और क्या बेहतरीन प्रेजेंटेशन की गई है जनाब। तो बड़ी मज़े की डिश है जो कि तैयार हो चुकी है। हमारे साथ सीटीओ साहब भी मौजूद हैं, उनकी तरफ भी चलते हैं, उनसे भी बात करते हैं मजीद। सीटीओ साहब, बहुत सारी प्लानिंग के ऊपर गुफ्तगू होगी, अब थोड़ा लाइटर मूड के ऊपर चलते हैं। हमारा एक रैपिड फायर क्वेश्चंस का सिस्टम होता है, तो मैं चाहता हूं वो सेगमेंट आपके साथ भी खेलें। तो एक लफ्ज बताऊंगा कोई भी, उसको सुनते ही आपके दिमाग में जो भी बात आए उसे एलैबोरेट कीजिएगा। स्टार्ट करें सर। शहर फैसलाबाद, ग्रेट सिटी, इंडस्ट्रियल वन, इंडस्ट्रियल हब, ग्रेट सिटी, हब, यू एंजॉय इट, यहाँ पे मजा आ रहा है? यस। ठीक है जी। जॉब, ड्रीम जॉब, यानी आपका ख्वाबों का ये ख्वाब था आपका कि इस डेफिनेटली पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, इट्स लाइक ए ड्रीम जॉब। ठीक है जी। मनपसंद खाना? आई एम अ मीट लवर। मीट लवर, और उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक डिश जो आपको बहुत पसंद? मटन कढ़ाई। मटन कढ़ाई। जनाब, ये मटन का पता नहीं क्या चक्कर है। अभी इससे पहले शेख शाहिद थे सीटीओ साहब से पहले, वासा के वाइस चेयरमैन, उन्होंने भी मटन का कहा। हमारे साथ राना सनाउल्लाह साहब थे, उनके साथ इस शो का किया, उन्होंने भी मटन का कहा। और भी जितने हमारे डीसी साहब हो गए हैं, ज्यादातर लोग मटन लवर हैं। इसकी क्या बात होती है, मर्दों को खास मटन ही क्यों पसंद? बेसिकली एक हेल्दी फूड है और चिकन ब्रॉयलर हम जानते हैं कि एक अच्छी फूड है और आजकल नॉट, लेकिन जो मटन में इंग्रेडिएंट्स होते हैं और जो हेल्दी इंग्रेडिएंट्स हैं वो प्रोटीन आपको मिलती है, उस तरह से अवेलेबल नहीं होती। ठीक है जी, हमारी डिश भी तैयार होके आ चुकी है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाता चले, प्रेजेंट मुकम्मल तौर पे कर दी गई है शेफ की तरफ से। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं चाहूँगा इधर शेफ की तरफ से रख दिया जाए ताकि हम अपनी नाज़रीन को भी दिखाते चलें कि ज़बरदस्त किस्म की आज जो डिश तैयार की गई है, इसका अरोमा जो है वो पूरा स्टूडियो में आ रहा है। तो हम कोशिश करेंगे सीटीओ साहब को भी सिखाएं शो ख़त्म होने के बाद, ताकि सीटीओ साहब भी बताएं कि हमारे शेफ़ के हाथ में कितना जादू है। अच्छा, मनपसंद गाना?
बहुत ज्यादा मैं लवर नहीं हूँ म्यूजिक का, अच्छा, म्यूजिक लवर नहीं है आप? तो लेकिन ये है कि जो म्यूजिक सुनने को मिल जाता है, नुसरत फतेह अली खान, उनकी आवाज को और उनके म्यूजिक को पसंद करता हूँ। कौन सा सर उनका कोई एक? उनकी जितनी भी कवालियां हैं और उनके जितना भी म्यूजिक है, कोई एक कवाली जो आपको बहुत पसंद हो? अक्सर जाता है ना बंदा अपनी मूड को स्टिमुलेट करने के लिए म्यूजिक गाड़ी में लगा लेता है कि यार आज थका हुआ हूँ, थोड़ा सा चेंज करूं मूड को, तो कोई एक जो आप? उनकी एक बड़ी प्यारी कवाली है जो कि सूफियाना कलाम भी है, तुम एक गोरख धंधा हो। तो उसकी वर्ड्स और उसका कलाम और जिस तरह से उन्होंने गाया है, वो बड़ा एक मिस्टिक और सोलफुल वो एक बंदे को फीलिंग देता है, तो वो पसंद है। हर सू हर जा हो तुम्हें तो गोरख धंधा। ठीक है सर, मशगला क्या है आपका? फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना, किसी अच्छी डाइनिंग प्लेस पे चले जाना और लॉन्ग ड्राइव पे चले जाना। ट्रैवलिंग? ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा नहीं की है, लेकिन जहाँ जहाँ पोस्टिंग्स रही हैं तो वहाँ ट्रैवलिंग के हवाले से काफ़ी। ट्रैवलिंग तो ऑटोमेटिकली होती रहती है, पोस्टिंग्स में ट्रैवलिंग होती रही है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। फेवरेट सियासी शख्सियत? मेरा ख्याल है जिस पोजीशन पे हम सर्व कर रहे हैं, तो सिस्टम के साथ साथ और जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है उसके साथ चलना पड़ता है। आप इस चीज पे जरा ग्रेस इंश्योर करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, और तकरीबन जितनी भी गवर्नमेंट्स होती हैं वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, गवर्नेंस की इंप्रूवमेंट के लिए कोशिश करती हैं, तो ब्यूरोक्रेसी उसका साथ भी देती है। फेवरेट ड्रेसिंग? यूनिफॉर्म अच्छा लगता है, लेकिन यूनिफॉर्म के तो हर एक बगैर का ख्वाब होता है जी। यूनिफॉर्म के अलावा सीवीस में शलवार कमीज में पसंद करता शलवार कमीज? हाँ। बैन वाली, कॉलर वाली? कॉलर वाली। कॉलर वाली, वो जरा दबंग होता है ना थोड़ा स्टाइल उसमें। ठीक है जी। मनपसंद खेल? फुटबॉल। फुटबॉल? फुटबॉल खेला भी है आपने? फुटबॉल खेला है, स्कूल कॉलेज क्रिकेट खेली है, बैडमिंटन खेली है। ठीक है। लेकिन ये है कि फुटबॉल रेडीली अवेलेबल है और एक ये गेम ऑफ पावर है, तो इसमें एक्सरसाइज बहुत अच्छी हो जाती है और इसमें आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज या बहुत बड़े प्लेग्राउंड की ज़रूरत नहीं होती है। ये गली मोहल्लों में भी बच्चे बड़े आराम से एक फुटबॉल लेते हैं और उसको खेलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी, चलें जी, अब रैपिड फायर क्वेश्चंस का सिस्टम शुरू करते हैं। तो आपसे सवाल पूछूंगा, कुछ ऑप्शंस दूंगा, उनमें से एक आपको सिलेक्ट करना होगा। आपके पास कोरोना की एक वैक्सीन है, जिसे लगाएंगे वो ठीक हो जाएगा। 3 शख्स हैं जिनमें तशखीस हो चुकी है कोरोना वायरस की, इनमें से किसे वैक्सीन दे के ठीक करना चाहेंगे? ऑप्शन है आपके, राना सनाउल्लाह, फवाद चौधरी, शेख रशीद। वैक्सीन जो है वो कंफर्म है कि ये वैक्सीन बिल्कुल पेशेंट को ठीक कर देती है, या टेस्टिंग फेज में है? ये बिल्कुल ठीक कर देगी उस शख्स को जिसमें कोरोना की तशखीस है। कोरोना वायरस को मुकम्मल तौर पे खत्म करके उसे हेल्दी कर देगी। इसमें मेरे नॉलेज के हिसाब से पिछले दिनों शेख साहब को कोरोना हुआ था, तो शेख रशीद साहब? जी, तो शेख रशीद साहब को जी सिटी साहब वैक्सीन देंगे, और उनका कहना है कि पिछले दिनों क्योंकि उनको कोरोना वायरस की तशखीस भी हुई थी, इसलिए जो है उनको वैक्सीन देना चाहेंगे। अच्छा, मूवी में अगर किसी के साथ हीरो आना चाहें तो किसके साथ आना पसंद करेंगे? मायरा खान, शाइस्ता लोधी, रीमा खान? मायरा खान। मायरा खान? मायरा तो जनाब काफी लोगों की पसंद है, तो हमारे सीटीओ साहब भी अगर हीरो आना चाहेंगे मूवी में तो मायरा खान के साथ आएंगे। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं। किस खूबसूरत लड़की पे शायरी लिखना चाहेंगे आप? ज़ेबा मुख्तियार, महानूर बलोच या मीरा जी? महानूर बलोच। महानूर बलोच। उनको कहा जाता है कि उनकी ब्यूटी ढल नहीं रही, ऐसे ही सदियां गुजर गई हैं, सदियां कह रहा हूं, माज़े चाहूंगा, कई डेकेज गुजर गए हैं, कई सालों साल गुजर गए हैं, लेकिन अभी भी वो उसी तरह हुस्न में, अपने जलाल में नजर आती हैं और बुढ़ी नहीं हुई। मतलब अभी भी यंग लेडीज के साथ उनको कंपेयर कर लिया जाए तो बड़ी खुश शक्ल हैं वो, अभी भी अपने आप को काफी मेंटेन रखा हुआ है। वैसे मेंटेन तो आपने भी काफी अपने आप को रखा है। अक्सर औकात होता है ना, पुलिस वाले खाने शाने काफी खाते हैं तो तोंद निकल आती है।